आपके सामने ये जूम लाइब्रेरी का एक क्लिप है। जूम लाइब्रेरी आपकी बाकी जो फिजिकल लाइब्रेरीज होती है उसी का एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो बाकी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ एक नॉन डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट में अपनी पढ़ाई कवर कर सकते हो। एंड आपको एक ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है। प्लस में आपके सिटिंग आवर्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाते हैं। एंड इसके अलावा हम लोग कुछ शेड्यूल्स भी रन करते हैं एग्जाम स्पेसिफिक जो भी हो रहा होता है, जो आपको सिलेबस वगैरह कवर करने में बहुत हेल्प करता है। सो यू गेट अ वेरी ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट टू इंक्रीज योर सिटिंग आवर्स। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एडमिन का यूज़र नेम होगा, आप कॉन्टैक्ट करके जूम लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हो। जून 2024 की जो वीडियो सीरीज़ है उसमें दिस इज़ द सेकंड पार्ट। इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव कवर्ड पॉलिटी एंड गवर्नेंस 6 topics and the 7th was news in short. In this video we will cover 8 topics and then news in short of the international relations. Let's start with the first topic. First topic is about India being the global peacemaker. So every year you will get around 4 questions in the mains exam from international relations and 3 to 4 questions in the prelims exam from IR section. जो पहला टॉपिक है इंडिया एज अ ग्लोबल पीस मेकर। रिसेंटली एक समिट हुई थी यूक्रेन में पीस के लिए, जिसका टाइटल दिया गया था पाथ टू पीस समिट, और ये समिट एक्चुअल में हुई थी स्विट्ज़रलैंड में। सो व्हेन एवर वी कॉल समथिंग एज समिट, समिट मीन्स दैट द टॉप लीडर्स विल बी विजिटिंग इट। देन देर आर कॉन्फ्रेंसेज जिसमें हो सकता है कि टॉप लीडर ना जाए, अपनी जगह पर किसी और डेलीगेट को भेज दे। अभी पीस समिट का जो एक मेजर ऑब्जेक्टिव था ना, वो था कि यूक्रेन में जो for a long time there has been disturbance, how can each one of us come to a common understanding, a common ground पर, कि वहाँ पर there should be long lasting peace, वहाँ पर शांति कैसे बनाई जा सकती है। ये मोटिव था इस समिट को ऑर्गेनाइज करने का हमारे इंडिया की तरफ से। अब देखो, समिट में टॉप लीडर को जाना होता है हमेशा, बट ऐसा भी होता है कि टॉप लीडर अगर किसी दूसरे काम में, किसी टास्क में अगर ऑक्यूपाइड हैं तो किसी और को अपनी जगह भेजेंगे। तो इंडिया की साइड से हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब ये बहुत बार ना डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक भी चीज़ें होती हैं कि ऐसे सिचुएशन में क्या टॉप लीडर का जाना ठीक रहेगा, नहीं रहेगा, दूसरे कंट्रीज़ कैसे इसको अज्यूम करेंगे। सो मेनी थिंग्स ऑन हैपन, बट वेन एवर दिस वर्ड समिट इज़ देयर यू हैव टू ऑलवेज कंसिडर कि जो टॉप लीडर होंगे उनकी अटेंडेंस मैंडेटरी होती है वहाँ पर। तो रिसेंटली वहाँ पर एक जॉइंट कम्युनिक था समिट में, जिसमें उन्होंने बात की थी कि इस तरीके से दोनों जो रशिया एंड यूक्रेन है उनके बीच डायलॉग ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो इंडिया ने सपोर्ट किया था कि हम लोग डायलॉग के ऊपर बात करेंगे, है ना, बट इंडिया ने कोई कम्युनिक वगैरह साइन करने से मना कर दिया था। तो इंडिया ने कहा कि सिट, टॉक, डिस्कस, फिगर आउट वेज, ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प मोर अदर देन थिंकिंग कि वो एक डिक्लेरेशन साइन कर दें, किसी के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, किसी एक को रोक दिया जाए, किसी एक को ज़्यादा पावर दे दी जाए। बोथ शुड सिट एंड हैव सम प्रैक्टिकल डायलॉग्स। तो इस तरह से अगर ग्लोबल वैश्विक स्तर पर अगर शांति बरकरार रखनी हो और इंडिया अगर उसमें पार्टिसिपेट करेगा तो इंडिया को अपना कोई बेनिफिट है या नहीं है, इंडिया के अपने क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं। देखो, वर्ल्ड के अंदर ना बिकॉज ऑफ यूक्रेन, देन गाज़ा के ऊपर जो चल रहा है इसराइल वाला इशू, इनमें क्या होता है ना, ट्रेड्स रुक जाते हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन, महंगाई आ जाती है, एनर्जी के क्राइसिस आ जाते हैं, फ्यूल के प्राइस वगैरह अप एंड डाउन होने लग जाते हैं, खाने की प्रॉब्लम हो जाती है। यूक्रेन वाले के कारण जो वीट होता है, गेहूँ, उसकी बहुत सारी सप्लाई की प्रॉब्लम आ गई थी ना, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इंडिया अपना एक विजन लेके चल रहा है 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनने का। तो डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए इंडिया के लिए ज़रूरी है कि इंटरनेशनली जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है वहाँ पर ये सब चीज़ें इंडिया को ना फेस करनी पड़े। दैट्स वाई इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि इस तरह के शॉक से इंडिया बचा रहे। यूएन का जो सिस्टम है ना, यूनाइटेड नेशंस का, वो अपने आप में बहुत इनइफेक्टिव हो चुका है बिकॉज उसमें बहुत सारे जो परमानेंट मेंबर्स हैं ना वो खुद कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे हैं। अगर आप देखोगे, रशिया जो है वो किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा है, ठीक है, फ्रांस जो है वो परमानेंट मेंबर है, उसका अपना कॉन्फ्लिक्ट चलता है, यूएस, चाइना परमानेंट मेंबर्स हैं, उनका अपना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। तो यूएन का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, इनको हम लोग P5 बोलते हैं। दैट इज़ रशिया, चाइना, USA, UK एंड फ्रांस। अगर ये पांचों जो कि इसके हेड हैं, ये पांचों अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट में फंसे रहेंगे तो यूएन का सिस्टम स्ट्रेंथन कैसे कर पाएगा अपने आप में। फिर अगर इंडिया इस तरह की चीज़ों में मीडिएट करता है, स्टांस लेता है ग्लोबल पीस कीपिंग में, तो इंडिया की अपनी एक पोजीशन इंप्रूव होती है।
है ना। और एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर भी इंडिया का रोल एक्सपैंड होता है। फिर ये बेहतर है कि इंडिया के लिए बाहर की सिक्योरिटी भी मेंटेन रहे, क्योंकि देखो जैसे जो कोरियन पेनिनसुला है ना, वहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज चलते रहते हैं। कोरियन पेनिनसुला हो गया, देन उसके बाद नीचे वाला जो एरिया साउथ चाइना सी वाला रीजन हो गया। कोरियन पेनिनसुला में साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का इशू रहता है, वहाँ पर जापान भी पास में रहता है। देन देर अब ऊपर की तरफ रशिया आ जाता है, नीचे की तरफ साउथ चाइना सी हो जाता है। तो इंडिया चाहता है कि इस तरह के सभी रीजन्स के अंदर शांति बरकरार रहे, क्योंकि इंडिया ने ये नोटिस किया कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, और जो नॉर्थ कोरिया का जो बैलिस्टिक प्रोग्राम है ना, इनके आपस में कनेक्शंस हैं। तो अगर नॉर्थ कोरिया वाले रीजन के अंदर शांति बरकरार रहेगी तो इंडिया को सपोर्ट मिलेगा कि पाकिस्तान भी इस तरह की चीज़ों में अपना स्टेप ज़्यादा ना ले पाए। दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्लोबली पीस इज़ मेंटेन्ड। अब हम ज़रा ये भी देख लेते हैं कि इंडिया के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस किस तरह से रहे थे इंटरनेशनल पीस में। ग्लोबल साउथ की जब हम बात करते हैं तो देखो, ग्लोबल साउथ कोई ऐसा फॉर्मल टर्म नहीं है। सर्टेन कंट्रीज़ विच आर डेवलपिंग एंड दे फॉल बिलो द इक्वेटर रीजन, उनको कंसिडर किया जाता है एज अ ग्लोबल साउथ। तो इंडिया अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि ग्लोबल साउथ का इशू बहुत रेज़ कर रहा है। जैसे G20 में अफ्रीकन यूनियन को ऐड करवाने का मुद्दा, तो उसकी तरह उससे क्या किया कि इंडिया ने बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट लिया ग्लोबल साउथ और नॉर्थ के बीच जो गैप था उसको ब्रिज करने का। जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हो रही थी कोल्ड वॉर के अंदर, तब इंडिया एक न्यूट्रल मीडिएटर की तरह सामने निकल के आया था। 1953 में इंडिया ने ऑस्ट्रिया को मदद की थी सोवियत यूनियन से फ्रीडम लेने में, है ना। उसके अलावा अफ़गानिस्तान हो गया, है ना। श्रीलंका के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, इमरजेंसी का जो टाइम था, वहाँ पर इंडिया ने बहुत मदद की थी। मिज़ोरम के अंदर अगर आप देखोगे, हमारे खुद के भी इश्यूज़ जो चल रहे होते हैं उनको भी बहुत इफेक्टिवली इंडिया ने हैंडल किया था। तो ये दोनों चीज़ें दिखाता है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की प्रैक्टिसेस में इंडिया बाहर भी मदद करता है और इंटरनली भी सॉल्व कर पाता है। जिस तरीके से पूरा ग्लोबली जो वर्ल्ड का ऑर्डर शिफ्ट होता जा रहा है उसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है। तो इंडिया दोनों तरफ की रिलेशन मेंटेन करना चाहता है। ईरान ने इंडिया की मदद मांगी थी जब यूएस के साथ उनके टेंशन सडनली इंक्रीज़ हो गए थे। 2020 में यूएसए ने ईरान के एक मिलिट्री कमांडर को मार दिया था। तो उस टाइम पर दोनों के बीच में टेंशन्स बहुत एस्केलेट कर गई थी। उस समय पर ईरान ने मदद भी मांगी थी। अब इंडिया ईरान के साथ चाबहार पोर्ट पे काम कर रहा है। इंडिया यूएस के साथ बहुत सारी डील्स करता है। तो इंडिया को बायलैटरल रिलेशन दोनों साइड मेंटेन करने होते हैं, ईरान के साथ भी और यूएस के साथ भी। देन कुछ पार्टनरशिप्स होती हैं, जैसे एक ITEC के प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें अफ्रीका और अफ़गानिस्तान के साथ इंडिया ने कोलैबोरेशन किया था। फिर सलमा डैम बनाया गया था अफ़गानिस्तान के अंदर। तो इंडिया इस तरह की ना पीस बिल्डिंग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करता रहता है रेगुलरली। इफ़ यू टॉक अबाउट द कल्चरल डिप्लोमेसी, तो एक हमारा सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम। सो वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है वन वर्ल्ड फैमिली, कि पूरा जो विश्व है ये एक परिवार की तरह है। तो यहाँ पर हम लोग वी प्रमोट हारमनी, समानता, सब एक साथ रहते हैं। तो हमारी जो सिविलाइजेशन थी ना, उसमें हिस्टोरिकली ये आइडियल्स इंग्रेन्ड थे, हम इनको आज भी प्रमोट करते हैं। फिर इसके साथ में अगर आप देखते हो ना, तो वर्ल्ड का एक मल्टी अलाइनमेंट होता है। मल्टी अलाइनमेंट क्या होता है कि पूरा जो विश्व होता है ना, वो कभी लेफ़्ट साइड में, कभी किसी कंट्री के साइड सपोर्ट में, कभी किसी कंट्री के सपोर्ट में होता है। इंडिया यहाँ पर ना एक ब्रिजिंग पावर की तरह काम करता है। सबके बीच में जो गैप्स होते हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश करता है। इसमें जो मेजर पोल्स ऑफ इन्फ्लुएंस जैसे रशिया, यूएस, इजराइल, ईरान, जापान, इंटरनेशनल सिस्टम में इन कंट्रीज़ के साथ इंडिया पैरेलली अलाइन रहता है। कभी किसी कंट्री के साथ सपोर्ट में, कभी किसी के सपोर्ट में, किसी की रिक्वायरमेंट होती है उनको गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है। तो इंडिया मल्टी अलाइनमेंट पर भी काम करता है। UN पीस कीपिंग में इंडिया ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। अगर आप बात करें तो इंडिया 49 से ज़्यादा UN पीस कीपिंग के मिशंस पे जा चुका है। तो यूनाइटेड नेशंस की ना एक पीस कीपिंग फोर्स होती है, वो क्या करती है कि दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है ना, वहाँ पर पीस और सिक्योरिटी के सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इंडियन जो हमारी फोर्सेस हैं उसके बहुत सारे ट्रूप्स जाते हैं। अभी तक हम लोग 2.5 लाख से ज़्यादा ट्रूप्स उसमें भेज चुके हैं। और हमारे पास UN पीस कीपिंग के लिए एक सेंटर भी है ट्रेनिंग का, जो इस तरह के ऑपरेशंस में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो पहला कंट्री जिसने ऑल विमेन कंटिजेंट प्रोवाइड किया था 2007 में, वो इंडिया का ही था। उन्होंने हमने लिबेरिया में प्रोवाइड किया था। इसके अलावा यूक्रेन रशिया वॉर के टाइम पर भी इंडिया ने पीस कीपिंग में काफ़ी रोल प्रोवाइड किया था, मतलब सपोर्ट दिया था। हम लोगों ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर, ह्यूमैनिटेरियन मतलब इंसानियत के तौर पर हम लोगों ने मदद भेजी थी वहाँ पर। फिर हम लोगों ने रशिया और यूक्रेन के साथ जो हमारे डिप्लोमेटिक टाइज़ होते हैं हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री के तहत, उसमें इस रीजन में वी एडवोकेटेड पीस। एडवोकेट मतलब वी सपोर्टेड द आइडिया ऑफ पीस थ्रू डायलॉग्स।
इसके अलावा इंडिया ने रशिया के से बात भी की थी, बिकॉज रशिया इंडिया को एक ट्रस्टेड पार्टनर कंसिडर करता है। हिस्टोरिकली इंडिया और रशिया के स्ट्रॉन्ग रिलेशंस रहे थे, तो इंडियन गवर्नमेंट ने रशियन गवर्नमेंट से बात भी की थी कि व्हाट आर द पॉसिबल वेज टू मेक श्योर कि वहाँ पर किसी भी तरह के सिविल सिटीजन्स दे डू नॉट गेट हार्म्ड, है ना, और किसी भी तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एस्केलेट ना हो। तो इस तरह से जब दो कंट्रीज आके आपस में ट्रस्टेड रिलेशंस होते हैं, देन दीज थिंग्स बिकम वेरी इजी, वहाँ पर मीडिएट कर पाना बहुत ईजी हो जाता है। जब इंडिया इस तरह की लीडरशिप एक्सप्रेस करता है अपनी वर्ल्ड में, तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते हैं। अब जैसे इंडिया अगर ग्लोबली एक लीडर की तरह निकल के आता है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह, हमारे खुद के जो नेबरिंग कंट्रीज़ है पाकिस्तान, उनके साथ इश्यूज़ हो जाते हैं। चाइना के साथ हमारा एक बॉर्डर डिस्प्यूट रेगुलरली चल रहा है। और अगर आप देखोगे अभी जो कल की न्यूज़ थी, तो बांग्लादेश के अंदर जो उनकी प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने शेख हसीना, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, वो इंडिया आ गई। ठीक है, अब पाकिस्तान में प्रॉब्लम, श्रीलंका में प्रॉब्लम, राइट, और इसके अलावा हमारे म्यांमार में प्रॉब्लम, देन अब बांग्लादेश में ही प्रॉब्लम होगी। तो इंडिया के आसपास में जो भी कंट्रीज़ है ना, सब में पॉलिटिकल लेवल के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि इंडिया एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कैसे काम करता है, क्योंकि हमारी सारी नेबरिंग कंट्रीज़ में पॉलिटिकल लेवल पर बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं। फिर इंडिया में एक और जो चैलेंज फेस करने का पड़ता है कि हमारे इंटरनल अगर कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, जैसे मणिपुर में जो कुछ इश्यूज़ हुए थे रिसेंटली, उसमें यूएन ने कहा था कि इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन हुआ था। तो हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, किसी भी तरह का कोई अलगाववादी हरकतें होती हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जब इंडिया ग्लोबल लेवल पर एक पीस कीपर का रोल प्ले करता है। कभी कभी हमारे पास यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी पड़ जाती है, हमारे यहाँ पर गरीबी भी बहुत है देश के अंदर, जिसके कारण हम लोग प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे खुद के देश के अंदर जो डोमेस्टिक डेवलपमेंट होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। इंडिया को ना जियो पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स करने पड़ते हैं। अगर आप देखोगे, इंडिया ने यूएसए के साथ में क्वाड में अलाइनमेंट किया था। तो जब इंडिया ने क्वाड में अलाइनमेंट किया था, तो उसको माना ऐसा जा रहा था कि इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ जुड़ रहा है, और चाइना इस क्वाड ग्रुप को एंटी चाइना भी कंसिडर किया गया था। तो उससे क्या होता है कि जो एशियन कंट्रीज़ होते हैं उनमें भी एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है कि इंडिया जो है वो वेस्टर्न इंटरेस्ट के साथ ज़्यादा काम कर रहा है, ना कि अपने ईस्टर्न इंटरेस्ट के साथ। फिर आगे आती है डिप्लोमेटिक कैपेसिटी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कुछ सर्टेन कंट्रीज़, यूएसए और यूके, तो यहाँ पर हमारा जो डिप्लोमेटिक चैनल्स है ना, वो सिंस से कंट्रीज़ बहुत बड़े हैं, वहाँ पर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो वहाँ बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैं, हमारी वो कैपेसिटी कंपैरेटिवली उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हम अपने सारे डिस्प्यूट्स को उस एबिलिटी से हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं। हालांकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा भी रहा है, इतने भी बेकार नहीं था, बट स्टिल देयर इज़ अ स्कोप कि हम लोग इस कैपेसिटी को और बढ़ा सकते हैं। फिर एक चीज़ और देखी जाएगी कि कहीं ना कहीं हम लोग ना बहुत पैसिव तरीके से काम कर रहे हैं रशिया और यूक्रेन पर। तो पैसिवली मतलब हम बार बार ये कहते हैं कि ठीक है डायलॉग से सेटल कर लो, रादर देन चाइना क्या कर रहा है, चाइना ने प्रॉपर एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स इन प्रेजेंट कर दिए थे, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करो और आपका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा। इंडिया बार बार डायलॉग के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो ये भी एक चीज़ है, हम लोग इन्वॉल्व होते हैं तो कभी कभी पैसिवली इन्वॉल्व होते हैं, चाइना ने एक्टिवली इन्वॉल्व किया। तो ये चीज़ दूसरी कंट्री से हमें सीखने की भी होती है कि डिप्लोमेटिकली जियोपॉलिटिकल लेवल के ऊपर हम लोग कैसे अपना प्रेजेंस बढ़ा सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, आगे हम क्या कर सकते हैं कि एक शब्द होता है, इसका नाम होता है विश्व बंधु। बंधु मतलब मित्र और विश्व मतलब द ग्लोबल वर्ल्ड। तो इंडिया एक विश्व बंधु का भी रोल प्ले कर सकता है ना। हमारा ग्लोबल पीस स्पीक में ज़्यादा एक्टिव स्टांस हो सकता है। हमें ज़्यादा जो हमारे लाइक माइंडेड कंडीशंस है ना, जैसे साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, उन कंट्रीज़ के साथ हमें पार्टनरशिप ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके और हमारे थॉट्स बहुत मैच करते हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थिंक टैंक्स वगैरह के साथ जो कनेक्शंस होते हैं, जैसे ORF वगैरह टाइप के हो गए, उनको और बिल्डअप करने की ज़रूरत है। जैसे ही ओस्लो के अंदर जो नॉर्वे के पीस समिट हुआ था, उस तरह की स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर और भी काम किया जा सकता था कि कैपेसिटी हमारी और बढ़ जाए। तो ये एक जनरल पीस कीपिंग का टॉपिक है। इस तरह के टॉपिक आपको अक्सर मेंस में ही देखने को मिलेंगे। नाउ मूविंग अहेड, वी हैव दिस स्मॉल टॉपिक दैट इज़ मनामा डिक्लेरेशन। देखो इस तरह के डिक्लेरेशंस ना आपसे प्रीलिम्स में पूछ ली जाते हैं। अगर आप लोग PYQ जाके चेक करोगे ना, तो आपको इससे बहुत सारे डिक्लेरेशंस के नाम मिलेंगे। एक फोर्टेल्जा डिक्लेरेशन का आया था जब ब्रिक्स का जो वो बैंक बना था उस टाइम पर, उस डिक्लेरेशन पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ गया था। तो अरब लीग है, जिसकी अरब लीग की शुरुआत 1945 में हुई थी। वो अपने खुद के डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए उन्होंने अरब लीग बनाया था।
तो उन्होंने एक डिक्लेरेशन एक्सेप्ट किया, इसका नाम है मनामा डिक्लेरेशन, कि उन्होंने कहा कि पैलेस्टीनियन रीजन के अंदर वो लोग यूएन पीस कीपर्स को डिप्लॉय करेंगे। तो वो चाह रहे थे कि जो इजराइल पैलेस्टाइन का जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है ना, जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक हम लोग अपने यूएन पीस कीपर्स वहाँ पे डिप्लॉय करें। तो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट, इस तरह के डिक्लेरेशंस, बिकॉज ये एक एक्टिव इशू है इजराइल और पैलेस्टीन का। सो दिस वाज अ टॉपिक, सिंपल एंड ईजी। यूपीएससी के हैंडी बुकलेट में आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा। मैं आपको एक बार सबका सैंपल दिखा देता हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स है जो आपको प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, स्टैटिक कंटेंट भी और डायनेमिक भी है। 400 से ज़्यादा मेंस के क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। 200 से ज़्यादा निमोनिक्स हैं ताकि आप फैक्ट्स को याद रख सको। कोट्स वगैरह हैं, आंसर राइटिंग की चेकलिस्ट है, डेली प्रोग्रेस ट्रैकर है, टॉपर्स का कुछ डेटा है, 7 शेड्यूल है। प्लस में इसके साथ में आपको 400 से ज़्यादा आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स, प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन पेपर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन, रिवीजन पाइपलाइन, कुछ हॉट टॉपिक्स की लिस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ एंड देन यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। इफ़ यू टॉक अबाउट द माइंड मैप्स ना, तो आपको 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स मिलेंगे जो आपको प्रीलिम्स एंड मेंस में, प्लस में स्टैटिक एंड करंट अफेयर दोनों तरह के टॉपिक्स में आपके लिए यूज़फुल होंगे। जैसे 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हो गई है, उसके अलावा जैसे गिग वर्कर्स का टॉपिक आपको रिसेंटली मेंस के एग्जाम में भी देखने को मिला था, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक की रिपोर्ट वगैरह के बारे में, GNCTD का जो बिल था इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आया था रिसेंटली, हेल्थ के डेटा को लेकर तो हर बार क्वेश्चन आता ही है, इंडिया की आर्कटिक एंटार्कटिक पॉलिसीज़ को। तो ये जो माइंड मैप्स है इनके सोर्सेज जनरली जो आपका हिंदी न्यूज़पेपर है, आपका इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर है, जहाँ से मेजरली क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस में सनसेट टीवी के ऊपर जो बहुत सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं। सनसेट टीवी वही है जो पहले राज्यसभा टेलीविजन हुआ करता था, उसके बाद में अपडेट कर दिया गया क्योंकि उसमें लोकसभा टीवी को भी मर्ज कर दिया गया। एंड कुछ मेजर जो करंट अफेयर की मैगजीन में आप देखोगे वो लोग भी इन्हीं टॉपिक्स को हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और संसद से ही कवर करते हैं, तो ये टॉपिक आपको वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। सो दीज आर ऑल दी मेजर थिंग्स जो आपको देखने को मिलेंगी। अब जैसे रेगुलेशन ऑफ एनजीओज़ को लेकर के क्वेश्चन था रिसेंटली, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़ को लेकर, विमेन इन आर्म्ड फोर्सेज को लेकर, फिर विमेन इन जुडिशरी, विमेन इन एग्रीकल्चर को लेकर, विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर भी था। ये बहुत सारे क्वेश्चन थे जो रिसेंटली एग्जाम में आपको रिफ्लेक्ट देखने को मिले थे। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, CBI वर्सेज स्टेट्स का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था, कमर्शियल कोल माइनिंग को लेकर, फिर डिजिटल इंडिया को लेकर। दीज वर द क्वेश्चन जो आपको रिसेंटली देखने को मिले थे एग्जाम में। अब अगर हम बात करते हैं कि और क्या कुछ होगा इस माइंड मैप्स के अंदर, तो बहुत सारे डेटा में कुछ और एक्स्ट्रा आपको थोड़े से दिखा देता हूँ। जैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर के अगर क्वेश्चन बनता है, एंड देन वी हैव एंशिएंट पोर्ट्स को लेकर स्टैटिक का कंटेंट है, एनिमल हस्बेंड्री का है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को लेकर भी है माइंड मैप, उसमें क्या इश्यूज़ होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, फिर क्या आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो। तो किसी भी टॉपिक में आपको जो कंटेंट पढ़ना होगा आप उसी कंटेंट को पढ़ सकते हो। तो माइंड मैप्स इस चीज़ में बहुत हेल्पफुल है। बाल गंगाधर तिलक हो गया, बिपिन चंद्र पाल हो गया, बुद्धिज़्म को लेकर भी हैं, ये टॉपिक्स आते रहते हैं, तो इनके भी माइंड मैप्स है जो आपको ईजिली चीज़ों को याद करने में मदद कर सकते हैं। कार्नेटिक वॉर्स को लेकर है, उसके बाद जो हमारा कोड आया था लेबर वगैरह कोड्स के, तो उनके सबके जो डिविजन्स थे, डायरेक्ट टैक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, फोक म्यूज़िक, फिशरी सेक्टर, फॉरेन ट्रैवलर जो इंडिया में आए थे उन सबके नाम, कौन से ईयर में आए थे, क्या कुछ उन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन किए थे, गांधार स्कूल, ग्रीन बिल्डिंग्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको देखेंगे। कुछ चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देखी होंगी। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, देन इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशनशिप को देख लो आप, इंडिया भूटान देख लो, एंड देन इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, इंडिया मालदीव्स, इंडिया म्यांमार, ऐसे बहुत सारे हैं, 900 प्लस है। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जैनिज़्म को लेकर, मैरिज को लेकर, और रिसेंटली नेशनल पार्क्स में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में क्या कुछ होता है, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन्स क्या होते हैं, मनरेगा के अंदर क्या कुछ रिफॉर्म्स लाए गए, उसमें मनरेगा का भी पार्ट है, सीड इंडस्ट्री, सी लेवल राइज होना, स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, स्किल डेवलपमेंट, सोइल हेल्थ स्कीम को लेकर के, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया। इतने सारे टॉपिक्स हैं कि जो सब कुछ आपका सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, WTO को लेकर के और उसकी क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। हर बार WTO से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है प्रीलिम्स में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्टेट फाइनेंसेस, रूल्स ऑफ ऑरिजिन का था, FDI पॉलिसी, राष्ट्रीय कृषि योजना, PM किसान सम्मान निधि वगैरह। सो ऑल द कंटेंट विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू UPSC सिलेबस जो प्रीलिम्स और मेंस में मिलेगा, स्टैटिक भी है, एंड देन डायनामिक कंटेंट इज ऑल्सो देयर। तो यू नो कि आपको टॉपिक में से कौन सी चीज़ पढ़नी, कौन सी इग्नोर करनी, वो वाला पार्ट माइंड मैप से बहुत ईजी हो जाता है। लाइक गगनयान के व्हीकल के बारे में जानना हो, रशियन कनेक्शन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो माइंड मैप से वो चीज़ों को पढ़ना आसान हो जाता है। फिशरी सेक्टर में उसमें इशूज़ क्या चल रहे हैं, वेरियस इंटरवेंशन क्या है, रिसेंटली ड्राफ्ट क्या आया था, इस तरीके से ये जो माइंड मैप्स हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, चीज़ों को आसान कर देते हैं। अब मैं आपको निमोनिक्स दिखाता हूँ। तो निमोनिक्स आपको फैक्चुअल चीज़ें याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट्स, कीवर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी के तो बहुत ज़्यादा हैं।
8 शेड्यूल, क्विक नोट्स, आर्टिकल्स वगैरह को लेकर, इंडियन स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सोर्सेज क्या थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स कौन से डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है किस स्टेट में, थर्मल पावर प्लांट्स कौन से स्टेट्स में, इनको आपको दिखा देता हूँ और भी आगे जाके। फिर बहुत सारे रैंडम भी है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जैनिज्म की, दिल्ली सल्तनत, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स, डिफरेंट कंट्रीज़ कौन सी कैस्पियन सी के पास, 7 हिल्स ऑफ रोम, 7 फील्ड्स ऑफ रेनबो रेवोल्यूशन, मलक्का स्ट्रेट, एड्रियाटिक सी की कंट्रीज़ वगैरह को लेकर। सो देर आर मोर देन 200 निमोनिक्स जो आपको बहुत सारा फैक्चुअल डेटा याद करने में मदद कर सकते हैं, जिन्हें आप अपनी चीज़ों को, अब देखो ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है, किसी को फंडामेंटल ड्यूटीज़ वैसे ही याद हो जाती हैं, देन दे डोंट नीड टू गो थ्रू देम, बट किसी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो इन डेटा को यूज़ कर सकता है एंड अपनी नीड्स के हिसाब से। इट्स नॉट नेसेसरी आपको सब चीज़ें याद करनी, से शेड्यूल्स ही याद करने हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के, तो ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आपको सिटीजनशिप को लेकर के कैसे एक्वायर करना होता है, तो यू कैन यूज़ दिस वर्ड ब्रांड करके, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हिसाब से। 92nd अमेंडमेंट में 8 शेड्यूल में 4 लैंग्वेजेस यूज़ की हुई थी, तो उसमें BDMS आप यूज़ कर सकते हो, BDS डिग्री को यूज़ कर सकते हो, कुछ में तो एक चीज़ के दो आपको निमोनिक्स मिलेंगे, ताकि आपको जो याद करने में आसानी आप वो यूज़ कर सकते हो। तो कंट्री वाइज थे ये बहुत सारे देखोगे, तो रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स हैं, ओडिशा के अंदर हैं, तो उसका शॉर्टकट है जलापेट इज़ ए मैकेनिक इन ओडिशा, बलीम हु लिव्स इन चिली, महा एंड हीरा स्पीक्स ओडिसी लैंग्वेज, तो महानदी और हीराकुंड डैम हो गया। तो रिवर के ऊपर कौन सा डैम है उसके हिसाब से भी देर आर मोर देन 200 जो आपको एग्जाम में बहुत यूजफुल रहेंगे। आंसर राइटिंग करते टाइम बहुत सारे जेन्युइन जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि आप एक 5 pronged अप्रोच यूज़ करोगे, तो आप यू कैन मेंशन यूनिलेटरल, बायलेटरल, सब रीजनल, इस तरीके से। देन देर आर सर्टेन थिंग्स लाइक आप 5F मेंशन करना चाहते हो कहीं पर, तो फूड, फीड, फाइबर, फ्यूल एंड फाइन केमिकल्स। उसी तरीके से आप और भी चीज़ें देखोगे, 4D करना हो, डिस्कस, डिबेट, डिसाइड, डिसरप्शन, फ्रॉम टॉप डाउन टू बॉटम आप, जैसे नीति आयोग में ये चीज़ यूज़ करते हैं। 3S में स्किल, स्केल, स्पीड, ऐसे मोर देन 400 हैं जो डिफरेंट आप GS 1, 2, 3, 4 अपने ऑप्शनल में, एसेज में आप इस तरह के कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, जैसे कि साफ नीयत, सही विकास और लाइफ साइकिल बेस्ड अप्रोच, टेररिज्म एंड टॉक्स के नॉट गो टुगेदर, डबल एज स्वॉर्ड, और 3Ps में जो सूटेबल प्रोडक्ट, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, कमिटेड पीपल, ये एथिक्स में यूज़ हो सकता है। 5Is में इरिगेशन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, इंटेंसिफिकेशन और विशफुल थिंकिंग, करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिप्शन माइनस अकाउंटेबिलिटी। 3F मतलब फंड, फंक्शन, ये सब करंट अफेयर में भी बहुत कवर होते हैं, तो वहाँ से सब कलेक्ट किए हुए हैं डिफरेंट टॉपर्स के आंसर की कॉपीज़ में से, एंड देन यू कैन यूज़ देम इन योर आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग की अपनी खुद की चेकलिस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, आप इसको जस्ट गेट प्रिंटेड और फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन खुद को टिक कर सकते हो कि ठीक है यू हैव डन दिस पार्ट, यू हैव डन दिस पार्ट, आपकी हैंड राइटिंग एलिजिबल थी, आपके फैक्ट्स वगैरह थे। इवन आप अपनी ये शीट को प्रिंट करके अपने फ्रेंड को दे सकते हो आपस में, एंड देन योर फ्रेंड कैन आंसर इट टू यू कि ठीक है ये वाली चीज़ तुमने ठीक की थी, और एक दूसरे के आप चेक कर सकते हो। उसी तरीके से क्वेश्चन है बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, तो कुछ उसमें टर्मिनोलॉजीज़ हैं, तो GS 1, 2, 3, 4 को ऐसे अराउंड 400 से ज़्यादा क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हीं के थीम्स के ऊपर बेस्ड हैं ये, और इट्स जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको वर्बली डिस्कस कर सकते हो, और एग्जैक्टली सेम थीम, सेम क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन के कीवर्ड्स भी होते हैं यहाँ पर यूज़। देन वी हैव दिस डेली प्रोग्रेस ट्रैकर। डेली प्रोग्रेस ट्रैकर बड़ी गजब की चीज़ है, ये जिन लोगों को अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करने में दिक्कत होती है ना, प्रायोरिटाइज करने में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये जब आप डाउनलोड करोगे ना, उसमें आपको पूरा हाउ टू का वीडियो होगा, उसमें आपको एक्जैक्टली दिखाया होगा मैंने कि आपको यहाँ टास्क में क्या एंटर करना। ये मैंने थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया था, तो आई थिंक इसकी क्वालिटी थोड़ी सी आपको डिग्रेडेड दिख रही होगी। इसमें होता क्या है ना, यहाँ पर अपना आप टास्क मेंशन करते हो, उस टास्क में आपको क्या करना है वो आप यहाँ मेंशन करते हो, उसका एक टारगेट रखते हो, उसमें आप खुद को मार्क्स देते हो, तो आपकी परसेंटेज आपको डेली पता चलती है, आपको 5 दिन का अपना एवरेज पता चलता है, एंड आपका एक ग्राफ प्रिपेयर होता रहता है यहाँ पर, जैसे कि ये रहा आपके सामने। अब आपने पॉलिटी का कोई काम करना था, आपको चैप्टर 5 करना है 2 घंटे में, टोटल आपको 10 मार्क्स थे, आपने खुद को पूरा कर लिया तो 10 मार्क्स दे दिए। तो आपकी फर्स्ट डे के आपने सारे काम कैसे कैसे किए, कोई काम आपने कम किया तो आपने खुद को 7.5 दिए, कोई काम आपने किया ही नहीं तो आपने 0 छोड़ दिया, तो अकॉर्डिंगली आपकी डेली परसेंटेज आपको पता चलती रहेगी। फिर आपको अपने 5 दिन की एवरेज मिल जाएगी कि आपका 5 दिन का 71% था। इस तरीके से अगर आप डेली का देखोगे 5 दिन का आपका 85% से अगर ऊपर जाएगा ना, तो आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। तो ऐसा ही आपको ग्राफ मिलता रहेगा, अच्छा ठीक है डे 1 मेरा ठीक था, डे 2 में नीचे आ गया, देन डे 4 में थोड़ा मैंने इंप्रूव किया, डे 5 में मैंने बहुत इंप्रूव किया। ये ट्रैक करने में बहुत हेल्प करता है। जब आप डाउनलोड करोगे ना ये, तो आपको इसकी एक्सेल फाइल भी मिलेगी और आपको इसमें हाउ टू की वीडियो मिलेगी 5-7 मिनट्स की, उसमें मैंने एक्जैक्टली बता रखा है कहाँ पे क्या टाइप करके आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। सेम से पैटर्न के ऊपर अपना एक रिपीटेशन का पाइपलाइन भी होता है, आप उसमें चीज़ें सोने से पहले आपको क्या करना है, सोते हैं से बाद में आपको क्या रिपीट करना है, ताकि आप भूलो ना।
देयर आर मैनी थिंग्स जो आपको एक दिन करनी होती है, दूसरे दिन करनी होती है, सुबह शाम। तो ये भी मैंने एक्जैक्टली हाउ टू वीडियो दिखा रखी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम लग जाएगा। यहाँ पे एक सैम्पल सा दिखा रखा है कि ऐसा कुछ आपको मिलेगा, फिर हाउ टू वीडियो से आप इसको एडिट करके अपना टॉपिक सेटअप कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, बहुत जगह यूज़ करने होते हैं। GS2 में तो पूरा का पूरा ही यूज़ करना होता है आपको, तो इनको याद करने के लिए आसान से एक फ्री में एक PDF है साथ में, आप बहुत इजीली इसमें सर्च कर सकते हो एंड यू कैन सिंपली यूज़ दैम। सेम तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन भी 1800 से नाना फडणवीस की डेथ से लेकर के, ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं इवन प्रीलिम्स में, मेंस में याद करने के लिए, फैक्चुअल डेटा मेंशन करने के लिए। प्रीवियस ईयर के मेंस के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो दोनों तरीके से हैं। ये टाइप वाइज हैं, लाइक पहले हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर के, एंशिएंट के अलग से, और सेम ही आपको आगे मिल जाएंगे। ये 1999 से हैं, तो ये पूरा का पूरा पेपर वाइज है, तो दोनों टाइप के आपको मिल जाएंगे। फिर वो आपकी चॉइस है, आप कैसे यूज़ करना चाहते हो। देन वी हैव कोट्स वगैरह। अब जो कोट्स है ना, उनमें एक चीज़, दो चीज़ देखेंगे। एक तो टाइप वाइज हैं, लाइक एजुकेशन के सारे कोट्स हैं, ठीक है, और फिर है ऑथर वाइज, बेसिकली जो लीडर्स वगैरह थे उनके नाम के, लाइक गांधी जी के सारी कोट्स यहाँ पर हैं, अंबेडकर जी की हैं, अरिस्टोटल वगैरह की हैं। इसमें मैंने डिफरेंट क्या किया है, आई हैव ट्राइड टू पुट इन ब्रिंगिंग द स्मॉलेस्ट कोट्स। जैसे कि अगर आप ऑफ्रा विनफ्री की देखोगे तो टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम, ये बहुत जगह आप यूज़ कर सकते हो। इवन GS 1 2 3 4 ऐसे में ऑप्शन में कहीं यूज़ कर सकते हो। मैंने कोशिश ये की कि सबसे छोटी वाली जो कोट्स हो सकती है ना, मैक्सिमम पॉसिबल, उनको पुटअप करने की, क्योंकि उनको याद करना ईजी होता है। लंबे लंबे कोट्स को ना याद करने में बहुत दिक्कत होती है। देन टॉपर्स का कुछ डेटा है जो आपको बहुत अच्छे से आप इनको ट्रैक कर सकते हो कि यार किस टॉपर के कितने मार्क्स वगैरह कहाँ कहाँ आ रहे थे, तो आपको एक्जैक्टली परफॉर्म कहाँ करना है। तो 2014 से 2021 तक के टॉपर्स का कुछ डेटा है, यू कैन चेक देम कि यार किस टॉपर की परफॉर्मेंस कितनी ऊपर थी, तो किस सब्जेक्ट में मुझे कौन से टॉपर का कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए, वो सब आपको मिल जाते हैं। बट आपको थोड़ा डेटा चाहिए होता है। एंड अलॉन्ग विद दिस आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में कितने लोगों ने कितना परफॉर्म किया, कितने सिलेक्शन रेट चल रहा है। उसके अलावा कौन सा एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग हैं जिनके सिलेक्शन ज़्यादा हो रहे होते हैं, किस तरह के एग्जाम में कितना एंट्रेंस आ रहा होता है, कौन से ऑप्शनल में सक्सेस रेट कितना चल रहा है। तो ये सब डेटा यहाँ पर है, आप इनको यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, अपनी चीज़ों को प्लान करने के लिए। तो ये आपको एडवांटेज मिलता है। और भी ऐसी 4-5 और फाइल्स हैं, अभी सैम्पल है थोड़ा, तो मैंने कम चीज़ें आपको दिखाई हैं, और भी बहुत कुछ आपको साथ में मिलता है। अब बात करते हैं कंटेंट को डाउनलोड करने की, कुछ डिस्काउंट की, कुछ अपडेट्स की और कुछ वैलिडिटी की। तो जो आप वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक है, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो सामने जो पेज है ये खुल जाएगा। अब इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले जो रेड में है ये तो ओवरऑल है, यानी कि जो भी मैंने आपको कंटेंट दिखाया था प्लस में जो एडिशनल फ्री कंटेंट था वो भी आपको साथ मिलेगा। तो ये रेड वाले में ये पूरा का पूरा पैकेज एक साथ है। बट किसी को अगर पूरा पैकेज ना लेना हो, किसी को कुछ सेपरेट चीज़ें लेनी हो, जैसे सिर्फ निमोनिक्स या सिर्फ माइंड मैप या फिर सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स टाइप करके, तो वो अलग अलग जो लिंक्स हैं यहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। जो अपडेट्स हैं वो सिर्फ ऑल इन वन UPSC हैंडी बुकलेट पर ही मिलेंगे, और अपडेट्स की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है। यानी कि अगर आप आज परचेज करते हो तो आज की डेट से अगले 3 मंथ्स तक अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, वैसे जो कंटेंट है वो मोस्टली आपको अपडेटेड ही मिलेगा, बट जस्ट इन केस अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, इफ़ द क्रिएटर हैज़, बेसिकली दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रिएटर, तो वो आपको आपके ईमेल पर ही मिल जाएगा। जब आप ये PDF डाउनलोड करोगे ना, तो ये आपको आपके ईमेल पर ही डिलीवर होगा सारा कंटेंट। और आप चाहो तो ये जो कोड है UPSC 50 का, ये यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ आपको UPSC हैंडी बुकलेट पर अवेलेबल होगा, तो आपका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 50% तक रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप चाहो तो दूसरी चीज़ें भी डाउनलोड कर सकते हो। जब आप परचेज कर लोगे तो आपको अपने ईमेल पर जाना है, वहाँ आपको सर्च करना है इंस्टामोजो सर्च करते ही आपको 2 ईमेल्स मिलेंगे। एक पे आपका PDF का बिल होगा और दूसरे में आपकी ये जो इंडेक्स PDF होगी जिसमें आपका ये कंटेंट होगा। तो अगर जस्ट इन केस आपको वो सर्च करने में इशू हो रहा हो तो अपने ईमेल में आप इजीली सर्च करना इंस्टामोजो या फिर UPSC हैंडी बुकलेट, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप एडमिन को कांटेक्ट करके भी अपने इस इशू के बारे में डिस्कस कर सकते हो। जस्ट इन केस अगर आपको ईमेल ना मिल रहा हो तो कोई भी जो कम्युनिकेशन होगा अपडेट वगैरह का भी, वो भी सब ईमेल के थ्रू ही होगा। जब आप प्रोडक्ट को परचेज़ करते हो तो विद इन 7 डेज़ आप उस प्रोडक्ट को अपने डिवाइस में डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हो, तो वो आप हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। तो आप कर लीजिएगा, द मोमेंट आप परचेज़ करो उसको अपने डिवाइस में सेव कर लेना, अपना खुद का एक बैकअप क्रिएट कर लेना। सारी फाइल डाउनलोडेबल है, आप हमेशा के लिए लाइफ टाइम उन फाइल्स को अपने पास रख सकते हो। डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्विकली परचेज़ करो, अदरवाइज़ ये डिस्काउंट जो कूपन है ये कभी भी ख़त्म हो सकता है, एक्सपायर हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज़ राइज ऑफ मिनीलेटरल्स। तो आप इस चीज़ को देख पा रहे हो, ये मैप है, इसमें एक स्क्वाड की बात की जा रही है। जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और USA, ये बेसिकली एक ग्रुप की तरह ही है। क्वाड आप लोगों ने सुना होगा, इसमें इंडिया भी उसका पार्ट है, इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया। बट अब एक स्क्वाड भी बनाया जा रहा है।
इसमें यूएस से फिलीपींस को ऐड कर रहा है, उसमें इंडिया इसका पार्ट नहीं है। ये एक छोटा ग्रुप होने वाला है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स बनते रहते हैं। एक RIC भी है, रशिया, इंडिया, चाइना का। तो ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं ना, इन्हीं को बोलते हैं मिनी लेटरल। ये जो वर्ड लेटरल होता है इसका मतलब साइड होता है। फिर हम लोग बात करते हैं ना यूनिलेटरल, बाईलेटरल, मल्टीलेटरल, वैसे ही मैक्रोलेटरल, मिनी लेटरल, ये भी चीज़ें, ये भी टर्म्स होते हैं। तो जिस तरीके से चाइना इस रीजन के अंदर, ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है, यहाँ पर एक एग्रेसिव मोड में आगे बढ़ता जा रहा है। एक नीड फील हुई थी USA को, बाकी ग्रुप्स को, कि वो एक स्क्वाड बनाएंगे। तो जैसे क्वाड हो गया, ऑकस हो गया, US, फिलीपींस, जापान का अपना एक ट्राइलेटरल बना हुआ है, US, जापान, साउथ कोरिया ने भी एक ग्रुप बना रखा है। ऐसे स्क्वाड भी बनेगा। तो 3 से 4 कंट्रीज़ का एक टारगेटेड एक ग्रुप होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ये छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं ना, सडनली इनका राइज होना स्टार्ट हुआ, ये ज़्यादा बनने लग गए हैं। तो पहले के जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस थे ना, वो ग्लोबल चैलेंजेस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे जो एशियान ग्रुप बनाया गया था, वो चाइना को रोक ही नहीं पाया साउथ चाइना सी में उसका एग्रेशन से। तो ज़रूरत पड़ती बाकी कंट्रीज़ को छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने की, है ना। फिर WTO जो है हमारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका ना एक डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम होता है कि कोई भी अगर विवाद होगा उसको कैसे सेटल किया जाएगा, वो फेल हो गया। वो बहुत सारे मैटर्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। फिर आज की डेट में अगर हम लोग देखते हैं ना, जिस तरीके से चाइना काफ़ी एग्रेसिव हो रहा है, तो क्वाड और ऑकस जैसे ग्रुप्स जो हैं, इनका रेलेवेंस बढ़ रहा है, इनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। कोविड के टाइम पर भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि WHO ने किस तरह से पैंडेमिक को हैंडल किया था, है ना। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की वल्नरेबिलिटीज़, उनकी खामियां सामने निकल के आ गई थी। फिर एक चीज़ आती है, उसको बोलते हैं CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो CBDR का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जनरली इसमें बात की जा रही होती है कि अगर देर आर स्मॉलर कंट्रीज़ एंड देर आर बिगर कंट्रीज़, तो उसमें कहा था कि मेजरली जो बड़ी कंट्रीज़ होंगी ना, they will be paying more and they will be supporting the smaller countries, so they both have the responsibility. Smaller will also do some contribution, but so there are these responsibilities are common कि सबको जिम्मेदारी लेनी है पूरे वर्ल्ड के लिए, बट देर आर डिफरेंशिएटेड। तो डिफरेंशिएट आया था कि डेवलप्ड कंट्रीज़ विल बी पेइंग मोर, डेवलपिंग कंट्रीज़ विल पे लेस। तो ये कॉन्सेप्ट निकल के आया था। अब US इस पर डिसएग्री करता है, वो कहता है कि हम इस CBDR को नहीं मानते। वो कहता है कि हम तो ज़्यादा, एक डेवलप्ड कंट्री, तो हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है बार बार। तो ये प्रॉब्लम हो रही है ना, कंट्रीज़ में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे राइज हो रहे हैं। फिर मिनी लेटरलिज्म का फ़ायदा क्या होता है? एक तो मल्टीलेटरलिज्म का ना एक ऑल्टरनेटिव निकल के आ जाता है, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। 3 से 4 कंट्रीज़ होते हैं, एग्री इजीली कर जाता है। जब वहाँ बात होती है 15 की 20 कंट्रीज़ की, तो सबको एक पॉइंट पर एग्री करा पाना बड़ा मुश्किल होता है। फिर जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं ना, ये इशू के ऊपर बनाए जाते हैं। जैसे हमारा एक SCRI भी था, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, ये आपके प्रीलिम्स में आ चुका है। तो अब ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान तीनों ने एक अपना एक इशू आइडेंटिफाई किया कि सप्लाई चेन की प्रॉब्लम है, उसको कैसे इंप्रूव करेंगे, उसको लेकर के ग्रुप बना दिया। तो ये जो कॉपरेशन होता है ना, इशू के बेसिस पर ज़्यादा होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। US चाइना का जो ट्रेड वॉर था, ठीक है, उसके कारण क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ना ग्लोबलाइजेशन में भी प्रॉब्लम आई थी। तो ऐसी सिचुएशन जो होती हैं ट्रिगर करती हैं कि मिनीलिटरल्स जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएं। अब इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर मिनीलिटरल ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, इस बात को भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो एरिया है ना, ये इंडो पैसिफिक ऑर्डर जो है, ये आने वाले टाइम के अंदर वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव ट्रेड जोन बनने वाला है आफ्टर अटलांटिक ओशन। अभी तक अटलांटिक ओशन में सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, बिकॉज अटलांटिक ओशन जो है वो USA और यूरोप के बीच में पड़ता है। सो फार यहाँ से बहुत सारा ट्रेड हो रहा होता है। बट इन द कमिंग टाइम्स इंडो पैसिफिक रीजन, जो पैसिफिक ओशन का और इंडियन ओशन का कॉमन एरिया बनेगा, ये बहुत एक्सट्रीमली एक्टिव होने वाला है। सो यहाँ की जो जोग्राफ़ी है ना, उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। फिर डिफरेंट कंट्रीज़ के अपने अपने थ्रेट्स हैं। चाइना से आसपास वाली जो कंट्रीज़ हैं, अब जैसे वियतनाम ही हो गया, फिलीपींस हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इनको अपने अपने थ्रेट्स होते हैं। तो ये कंट्रीज चाहते हैं कि किसी बड़े देश के साथ ये लोग अलाइन कर जाएँ, है ना। जैसे साउथ चाइना सी का एक अपना डिस्प्यूट चल रहा है, वहाँ पर 9 डैश लाइन की एक चीज़ होती है। तो इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट और साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, दोनों में चाइना एक डिस्प्यूटिंग साइड पर है। चाइना बॉर्डर्स को लेकर के इशू क्रिएट कर रहा है, तो बाकी सारे कंट्रीज़ एक साइड अलाइन हो जाते हैं, है ना। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं, चलते रहते हैं, है ना। जैसे कोरियन पेनिनसुला में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल उसको हैंडल नहीं कर पाया। मिडल ईस्ट टर्मोइल के इश्यूज़ आते रहते हैं। मिडल ईस्ट में जितने सारे भी इश्यूज़ हैं, इजराइल पैलेस्तीन हो गया, देन थोड़ा सा अगर आप यूक्रेन को भी कंसिडर कर लो, देन अफगानिस्तान वाला भी इशू हो गया। तो देयर आर मल्टीपल इश्यूज़ गोइंग ऑन, बट द कंट्रीज आर अनेबल टू, द UNSC टाइप इंस्टीट्यूशंस आर अनेबल टू हैंडल दैम। ऑल राइट,
लिटिल ट्रेडिशन ऑफ द रीजन एक्सेप्ट अ फ्यू टू बी पार्ट ऑफ द फॉर्मल मिलिट्री अलायंस। अब जैसे नाटो बनाया गया था, तो नाटो में क्या होता है कि ये एक मिलिट्री का अलायंस था कि अगर नाटो के ग्रुप में जितने भी कंट्रीज़ उनमें से किसी एक के खिलाफ भी अगर वॉर होगा तो बाकी सारे कंट्रीज़ उसको अपने खिलाफ एक वॉर कंसिडर करेंगे। अब नाटो भी इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, राइट, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो इशू था वो नाटो के बेसिस पर ही हुआ था। तो रीजनल लेवल पर भी जो मिलिट्री ग्रुप्स टाइप की चीज़ें भी जो बनाई गई थी वो उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। अब इंडिया के लिए इस तरह के मिनी लिटरल्स का फ़ायदा क्या होता है? देखो, इंडिया अपनी ना ऑटोनॉमी मेंटेन कर पाएगा छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर, क्योंकि इंडिया डोमिनेटिंग कंट्री है, एक स्ट्रॉन्ग जीडीपी है, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमारा अच्छा है। तो जैसे क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस था, सबने बात की थी कि इंडो पैसिफिक रीजन को काफ़ी इंक्लूसिव बनाएंगे। फिर ग्लोबल साउथ की जब बात की जाती है, हम लोगों ने पिछले टॉपिक में देखा कि इंडिया ने कैसे अफ्रीकन यूनियन को G20 का पार्ट बनवा दिया। तो इंडिया एक ग्लोबल साउथ में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो बिलो द इक्वेटर साइड में आती, जिनको पहले इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव निकल के आ रहा है। एक ट्राइलेटरल बनाया गया था, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका था, है ना। तो ये सब चीज़ें साउथ साउथ कोऑपरेशन को प्रमोट करती हैं। फिर कुछ कंट्रीज जिनके आपसी इंटरेस्ट मेल खाते हैं, है ना, जैसे इंडिया, ईरान, अर्मेनिया का ट्राइलेटरल है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडिया का ट्राइलेटरल है ना। तो जैसे इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उसको प्रमोट करने के लिए इंडिया को ईरान और अर्मेनिया के साथ में बॉन्डिंग करनी पड़ी। तो क्या होता है कि सारी कंट्री के बेनिफिट में जब होता है ना 3-4 के, वो अपने मिलकर के मिनिलेटरल बना लेते हैं। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं डिफेंस और एनर्जी के इंटरेस्ट वाले, है ना, तो उनके अपने खुद के चैलेंजेस हैंडल कर पाते हैं। इंडिया, फ्रांस और यूएई ने मिलकर के ग्रुप बना लिया था। फिर इंडिया, इनके वजह से इट बिकम्स पार्ट ऑफ द डाइवर्स नेटवर्क्स। जैसे यूएस का अलायंस था क्वाड, एंड देन मिडल ईस्ट का था I2U2, इट बिकेम पार्ट ऑफ बोथ ऑफ देम, सो दिस बिकम्स यूजफुल फॉर बोथ देम। देन चाइना के द्वारा जो एशियन रीजन में इंटीग्रेशन किया गया है, उसकी पूरे की रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। तो अब देखो, चाइना क्या करता है ना, जैसे जापान, साउथ कोरिया, ताइवान और यूएस, इन सब ने मिलकर के चिप 4 का एक सेमीकंडक्टर का एक अलायंस बना लिया था। तो ये चीज़ इसलिए बनाई गई थी बिकॉज चाइना एशियन रीजन के अंदर सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज़ कर रहा था। तो देयर वाज अ नीड कि कोई तो आए जो सेमीकंडक्टर रीजन को फिर से बैलेंस करने की कोशिश करे। तो देखो, सिचुएशन की डिमांड के हिसाब से भी अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं। इसके अलावा और भी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यूएस और चाइना की अपनी एक राइवलरी होती है, अपनी एक लड़ाई चल रही होती है, उसको हैंडल करने के लिए नए नए जो ग्रुप्स बन के आते हैं वो अपना अपना फ़ायदा निकाल लेते हैं। तो अगर यूएस चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा था, उस टाइम पर भी बहुत सारे ग्रुप्स बन के आए थे। फिर क्या होता है कि इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडियन ओशियन इज़ द ओनली ओशियन दैट इज़ नेम्ड आफ्टर कंट्री, और यहाँ पर ट्रेड भी बहुत है ना। तो अगर आप देखो कि चाइना का जो बहुत सारा ट्रेड होता है वो इंडियन ओशियन से पास करता है, तो इंडिया की सेंट्रलिटी भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। देयर आर मल्टीपल रीजन्स इन दिस थिंग, ये बेनिफिट है इंडिया को। अब जब मिनिलेटरल बनते हैं तो इनमें चैलेंजेस भी बहुत सारे आते हैं। अब भाई, इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया का जो ट्राइलेटरल था, ठीक है, उसमें इंडो पैसिफिक के बहुत सारे रीजन कंट्रीज़ हैं ही नहीं ना। कभी कभी ऐसा होता भी है कि ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ के इंटरेस्ट को इग्नोर कर दिया जाता है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। जब बात आती है कि सिचुएशंस लाइक क्लाइमेट चेंज की, जो स्मॉलर ग्रुप्स होते हैं ना, उनके पास इतने रिसोर्सेज, इतना पैसा, इतनी टेक्नोलॉजी, इतना सपोर्ट नहीं होता है। ये एक चैलेंज बन जाता है छोटे ग्रुप्स के अंदर। देन कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें, जैसे कि चाइना जो होता है ना, वो क्वाड को एशियन का नाटो कंसिडर करता है। वो चाइना का मानना है, लेकिन क्वाड इज़ नथिंग अबाउट मिलिट्री अलायंस और एनीथिंग लाइक दैट। व्हेन इट कम्स टू अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, उसमें जो मिलिलेटर्स होते हैं, इनके अंदर अपने खुद के डेमोक्रेटिक इशूज़ निकल के आ रहे होते हैं। देन सारे के सारे जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं ना, इसमें ग्लोबल गवर्नेंस की अकाउंटेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, जवाबदेही की। अभी छोटे छोटे ग्रुप्स इंटरनली किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, कैसे इनके एग्रीमेंट्स हैं, क्या काम चल रहा है, नोबडी नोज, है ना। जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान का जो ये सप्लाई चेन वाला जो रेजिलियंस इनिशिएटिव था, उसमें ट्रेड और इकोनॉमिक को लेकर के ना कंट्रीज़ में आपसी इंटरनल ही इश्यूज़ भी थे। तो ऐसा नहीं कि छोटे वाले बन गए तो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से सब कुछ वो एग्री ही करेंगे। नो, देयर आर डिफरेंसेस ऑल्सो। देन अब सिंस ये इनफॉर्मल होते हैं बहुत सारे, तो स्ट्रक्चरिंग नहीं हो पाती है ना। बहुत बार इनके हेडक्वार्टर्स फाइनल नहीं हो पाते, इनके चार्टर्स फाइनल नहीं हो पाते, इनका जो मेन विजनरी डॉक्यूमेंट होते हैं वो फाइनल नहीं हो पाते हैं। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम कर रही होती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, छोटे ग्रुप्स जो होते हैं ना, ये बोलते हैं कि नहीं अभी हम 1 साल बाद कर लेंगे, तब तक हम लोग अपना कोशिश करते हैं कि दूसरे कंट्रीज़ को भी इससे जोड़ने की। ये प्रॉब्लम आती है।
WTO जो है ये एक कंसेंसस वाली ऑर्गेनाइजेशन है। कंसेंसस मतलब जब सहमति होती है उसके हिसाब से काम करती है, दैट्स वाई इनका स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म बेटर होता है। बट इनफॉर्मल ग्रुपिंग के अंदर ये स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म की प्रॉब्लम आ जाती है। फिर देयर इज अ डिमिनिश्ड सैंक्टिटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देखो जब चाइना जैसा बड़ा कंट्री जो होता है, चाइना का पैसिफिक रीजन में, इंडियन ओशन रीजन के अंदर दे हैव देयर प्रेजेंस, एंड व्हेन सम अदर कंट्री इज़ वांटिंग टू क्रिएट अ ग्रुप और wanting to expand their interest in the Indian Ocean or the Pacific Ocean, तो चाइना का एग्रेशन निकल के आना बहुत कॉमन सी बात होती है। ठीक है, अब चाइना का जिस तरह से एग्रेशन निकल के आता है, जब चाइना बोलता है कि क्वाड जो है वो एशियन नाटो की तरह निकल के आ रहा है, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि दूसरे कंट्रीज़ जिनको क्वाड से दिक्कत हो वो भी इस चीज़ में शामिल हो जाते हैं। तो द एम्बिग्यूटी ऑफ क्वाड्स स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट टू कर्टेल द चाइनीज़ इन्फ्लुएंस। अब ये पता नहीं कि क्वाड की एक्चुअल में जो इंटेंशन है वो क्या है। वो मोस्ट टॉप लीडर्स ने आपस में चारों ने डिस्कस किया हो, बट सो फार तो उन्होंने बताया था कि हम लोग पैसिफिक रीजन के अंदर इसको इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं। बट जिस तरीके से चाइना इसको देख रहा है, जिस तरीके से और भी कुछ डिप्लोमेटिक मिशंस जो होते हैं वो इसको देख रहे होते हैं, इट बिकम्स डिमिनिश्ड, है ना। इनकी सैंक्टिटी के ऊपर सवाल उठता है कि क्या इनका जो मोटिव था वो एग्जैक्टली वही मोटिव है भी या नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं कभी कभी मिनीलिटरल्स को। एक बड़ी कमाल की चीज़ थी, जैसे कंक्लूजन में आप लोग ये लिख सकते हैं, मैंने इसलिए इसको ग्रीन कलर में हाईलाइट भी कर दिया था, कि इंडिया को ये जो कॉन्सेप्ट है ना मिनीलिटरलिज्म का, इसको एम्ब्रेस करना चाहिए, यानी कि इसको सराहने की ज़रूरत है। तो साथ में मल्टीलिटरलिज्म भी, दोनों को सराहे, छोटे वाले ग्रुप्स को भी और बड़े ग्रुप्स को भी, क्योंकि हमारी एक फ़िलॉसफी है सर्वजन हितय सर्वजन सुखय, एवरीवन्स बेनिफिट एवरीवन्स हैप्पीनेस। सर्वजन मतलब एवरीवन, हितय मतलब बेनिफिट, और सुखय मतलब हैप्पीनेस, कि अगर आप सबके हित के लिए काम करो, सबकी खुशी के लिए काम करो। तो दिस इज़ अ गुड कंक्लूजिंग स्टेटमेंट। अगेन ये वाला जो टॉपिक था, इसमें देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि इसमें मेंस का एक जनरल बन के आएगा, ऐसा ही एक सिंपल सा टॉपिक बन के आएगा, एक्सप्लेन द राइज ऑफ मिनीलिटरल्स। तो फिर आपको एग्जांपल भी देने पड़ेंगे, आपको बेनिफिट्स, चैलेंजेस, है ना, इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, ये सब मेंशन करना पड़ेगा। और हो सके तो मैप भी आप बना सकते हो। फिर एक जो इमर्जिंग ग्रुप होता है उसके बारे में मेंशन करना इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। टॉपिक नंबर 2.3 में हम लोग बात करेंगे इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस की। तो रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश के, वो इंडिया में आए थे, तो दोनों की बायलैटरल रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस हुआ था। अब देखो ये जो मैगज़ीन है ना, ये हम लोग जून की पढ़ रहे हैं, और आप सब लोगों को पता है कि अगस्त में जुलाई की मैगज़ीन आएगी, तो उसमें एक नया अपडेट भी आ सकता है। नहीं, अगस्त में नहीं आएगा, फिर वो जुलाई का वाली मैगज़ीन में नहीं आएगा, फिर वो अगस्त की मैगज़ीन जो सितंबर में आएगी ना, उसमें नया अपडेट आएगा कि इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस में दोबारा से कोई प्रॉब्लम। बिकॉज आप सबको पता है कि जो बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, शी इज़ रिज़ाइंड एंड देन शी लेफ्ट द कंट्री, और वो इंडिया में है अभी, तो वहाँ पर अलग ही सीन चल रहा है। बट वो न्यूज़ आप सितंबर में जब अगस्त की मैगज़ीन आएगी तब पढ़ोगे। तो अभी के लिए हमें ये वाला पढ़ना ज़रूरी है। बांग्लादेश की लोकेशन काफ़ी प्राइम है, क्योंकि एक तो ये इंडिया का ही पार्ट था पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, है ना, और इंडिपेंडेंस के टाइम पर इसका नाम दे दिया गया था ईस्ट पाकिस्तान। फिर 1971 में लिबरेशन वॉर होता है वहाँ, उसके बाद ये बनता है बांग्लादेश। तो बे ऑफ बंगाल से ही कनेक्ट होता है। इंडिया का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहा है यहाँ पर। रिसेंटली जो विज़िट हुई थी उसमें दोनों कंट्रीज़ ने MOU साइन किए थे। MOU होते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बेसिकली एग्रीमेंट को ही बोलते हैं। सो 5 मेजर MOUs पे काम किया गया था। एक तो था कि इंडिया और बांग्लादेश की डिजिटल पार्टनरशिप पर काम करना, उसी तरीके से ग्रीन पार्टनरशिप पर भी। देन ओशियन को लेकर के, सिंस बे ऑफ बंगाल दोनों के बीच में फॉल करता है, तो मैरीटाइम में आपस में कैसे कोऑपरेट करेंगे। ब्लू इकॉनमी, अब ब्लू इकॉनमी भी वही चीज़ होती है कि ओशियन से जो भी रिसोर्सेज निकल के आ रहे होते हैं ना, उनको हम लोग अपने इकॉनमी में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ओशियनोग्राफी। उसके अलावा NPCI और बांग्लादेश का जो बैंक है, उन दोनों ने एक डील की थी जिसके तहत हम लोग UPI को भी लॉन्च करेंगे। एंड फिर जॉइंट टेक्निकल कमेटी थी, उसमें बात की गई थी गंगा वाटर ट्रीटी को लेकर कैसे हम उसको रिन्यू कर सकते हैं। सो ये जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं, इन सब पर बात की गई थी। इसलिए जो गोल्डन चैप्टर है दोनों कंट्रीज़ का, उसी को कंटिन्यू करने की बात की जा रही थी। हम ज़रा दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप को एक बार चेक कर लेते हैं। और देखो ये जो टॉपिक है ना, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बांग्लादेश इंडिया का नेबर है, और अभी अगस्त में आप लोग देखोगे वहाँ पर बहुत डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गई है बिकॉज ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सो देयर इज़ अ हाई चांस कि एक टॉपिक आपका मेंस में आ सकता है इस बार। तो दोनों कंट्रीज़ के लिए ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी देश होते हैं वो ट्रेड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना पाते हैं। तो बांग्लादेश इंडिया का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है साउथ एशिया में, और इंडिया बांग्लादेश का
एशिया में सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर है। अगर हम लोग दोनों के आपसी ट्रेड की बात करते हैं तो वो 14.1 बिलियन यूएस डॉलर का था 2023-24 में। अगर हम बात करते दोनों कंट्रीज सिंस बॉर्डर शेयर करते हैं तो पुलिस के मामलों में, एंटी करप्शन वगैरह में, है ना, इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग और नकली नोट, फेक करेंसी वगैरह, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दोनों में दोनों देश आपस में कुछ एग्रीमेंट्स के ऊपर काम करते रहते हैं। और एक अगर आप देखते हैं मिलिट्री लेवल के ऊपर तो संप्रीति और मिलान, ये मिलिट्री की एक्सरसाइजेज होती हैं। तो मिलिट्री एक्सरसाइज में क्या होता है, दोनों कंट्री की जो फोर्सेस होती हैं ना, वो आपस में कुछ प्रैक्टिस सेशंस करते हैं कि कल को यदि अगर फ्यूचर में कोई वॉर होता है जिसमें दोनों कंट्री अगर साथ में होंगी तो दोनों का कोऑर्डिनेशन बेटर होगा, एक दूसरे के मेथड्स को ईजिली वो कोप अप कर पाएंगे। इसके अलावा बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए ना 2015 में एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया गया था और एक डीलिमिटेशन ऑफ मैरीटाइम बाउंड्री। तो ये कुछ बाउंड्री के ना मुद्दे चल रहे थे, डिस्प्यूट्स चल रहे थे, उनको रिजॉल्व करने के लिए स्टेप्स लिए गए थे। तो इंटरनेशनल बॉर्डर है और ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया बांग्लादेश के साथ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर भी शेयर करता है। कुछ सब रीजनल कोऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे अगर आप देखो कि सार्क, बिम्स्टेक, BBIN वगैरह, ये मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पर भी इंडिया और बांग्लादेश दोनों साथ में हैं। तो इन सब ग्रुप्स के अंदर इंडिया बांग्लादेश के साथ इंडो पैसिफिक रीजन पर काम करता है। कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वी हैव अ प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटरवेज ट्रेड एंड ट्रांजिट। अब देखो प्रोटोकॉल में ना, जब भी प्रोटोकॉल की बात आती है बेसिकली सेट ऑफ रूल्स की बात की जाती है कि कुछ नियमों पे, कुछ गाइडलाइंस पे काम किया जाएगा। इनलैंड वाटरवेज मतलब जैसे खास करके जो नदियाँ वगैरह बहती हैं ना, वहाँ से शिप्स वगैरह का मूवमेंट करवाना ताकि सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, है ना, कैरिंग पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो चिट्टागोंग और मोंगला जो पोर्ट्स हैं, इनका इस्तेमाल करने के लिए इस तरह के कनेक्टिविटी के पोर्ट्स के ऊपर भी काम किया जाता है। कल्चर लेवल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ढाका जो बांग्लादेश की कैपिटल है, वहाँ पर इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर है और इंडियन कल्चरल सेंटर, ये कल्चरल रिंग को मेंटेन करता है। अब इंडिया के लिए बांग्लादेश इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? नंबर 1 कनेक्टिविटी के लिए। हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहाँ पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ पर हम लोगों ने एक रेल लिंक बनाया था, अखोरा अगरतला का रेल लिंक, तो एक कंट्री हमारे कंट्री से उनकी कंट्री में जाने के लिए। तो ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ट्रेड के मामले में, है ना, एंड टू मेंटेन फर्दर फ्यूचर कनेक्टिविटी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हम लोग रीजनल इंटीग्रेशन की बात करें तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी उसमें बांग्लादेश प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, उसकी प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी एक पॉलिसी पहले हुआ करती, उसको पहले बोलते थे लुक ईस्ट, बाद में हमने उसको अपडेट करके बना दिया था एक्ट ईस्ट पॉलिसी। सागर का है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इंडो पैसिफिक विजन है। अब जैसे हम क्वाड की बात करते हैं तो क्वाड में बांग्लादेश है, उसका एक्टिव पार्ट तो नहीं है, बट इस तरह की मीटिंग्स में ना ऐसे मेंबर्स को, उनकी टीम्स को बुला लिया जाता है, क्योंकि बांग्लादेश भी इंडियन ओशन को एक्सेस करता है, पैसिफिक ओशन को एक्सेस करता है, तो इस तरह की कंट्रीज़ को इनवाइट ज़रूर किया जाता है। फिर इंडिया इस रीजन में अपनी लीडरशिप मेंटेन करके रखना चाहता है। इंडिया चाहता है कि चाइना का जो एग्रेसिव असर्टिवनेस है उसको कंट्रोल किया जाए। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि इंडिया और बांग्लादेश की जो रिलेशंस हैं वो बेहतर बने रहें। तो ये तो इंडिया के लिए हो गया। बट व्हेन इट कम्स टू बांग्लादेश की साइड में तो देखो पिछले 8 सालों में इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था $8 बिलियन का बांग्लादेश को। अब जब लाइन ऑफ क्रेडिट होता है वो क्या होता है? एक तरीके से लोन ही होता है, एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए दिया जाता है, ठीक है, आसान भाषा में समझने के लिए लोन ही होता है वो भी। ह्यूमन रिसोर्स के लिए बांग्लादेश के जो सिविल सर्विस ऑफिशियल्स होते हैं, पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं, वो इंडिया में आते हैं, हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग मिलती है उन लोगों को। ह्यूमैनिटेरियन लेवल के ऊपर जो कोविड-19 की वैक्सीन थी, उसमें जो हमारा मिशन था वैक्सीन मैत्री का, उसमें हम लोगों ने बांग्लादेश को भी बहुत सारे वैक्सीन प्रोवाइड किए थे, क्योंकि इंडिया ने मास प्रोडक्शन किया था। अब बायलैटरल रिलेशनशिप होती हैं तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस तो आएंगे, खास करके जो रिवर वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं। अब तीस्ता रिवर है, तीस्ता रिवर पर आप लोगों को अपना प्रीलिम में PYQ मिल जाएगा, है ना। वो बांग्लादेश के साथ हमारा एक रिवर का डिस्प्यूट क्रिएट होता है। अब चाइना बांग्लादेश का एक गोल्डन फ्रेंडशिप 2024 था, उसमें उन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह किए थे, तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि चाइना बांग्लादेश का लार्जेस्ट आर्म सप्लायर भी है। अब इंडिया को जनरली आर्म्स कहाँ से मिलते हैं? फ्रांस, रशिया, US, इजराइल। बांग्लादेश के लिए मेजर सप्लायर है चाइना, क्योंकि चाइना बांग्लादेश को सस्ते में सप्लाई कर देता है और चाइना भी चाहता है कि एशिया वाले जो कंट्रीज़ है वो उसके दोस्त बने रहे। इंटरनल भी हमारे कुछ इश्यूज़ रहते हैं, इलीगल माइग्रेशन होता है, बांग्लादेश से लोग माइग्रेट करके इंडिया में आ जाते हैं, है ना। म्यांमार से जैसे रोहिंग्यास का जो माइग्रेशन का इशू जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है ना, हमारे देश के जो 7 सिस्टर्स वाले स्टेट्स हैं, वहाँ पर माइग्रेशन होता है और उन स्टेट्स की अपनी जो कल्चरल जो डेमोग्राफी है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। फिर रेडिकल थॉट प्रोसेस भी इंक्रीज़ होता जा रहा है ना। बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटीज़ होते हैं उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर से नहीं किया जाता है, तो इसलिए इंडिया के साथ प्रॉब्लम बनते रहते हैं।
हमारी जो इंडिया की जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ है उन पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे हम लोगों ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थे, हम लोग नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स लेके आए थे। अब देखो इसमें इंडिया बांग्लादेश के रिलेशनशिप बिगड़ने के चांसेस बहुत हो जाते हैं, बिकॉज हमारे एनआरसी में, सीए में ये चीज़ें मेंशन थी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ को लेकर के। और अगर आप देखोगे ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का आना, एनआरसी का आना, इन सब का जो ओरिजिन है ना, अगर आप देखते हो कहाँ से ट्रैक किया जाता है, तो इन सब के ट्रैक यहीं से निकलते हैं एक्चुअली, बांग्लादेश और पाकिस्तान। दीज टू कंट्रीज़ आर द रीज़न कि इंडिया को ये वाले एक्ट्स लाने पड़े थे, इन चीज़ों पर काम करना पड़ा है। बांग्लादेश से 1971 के लिबरेशन वॉर के टाइम और उससे पहले बहुत सारा इलीगल माइग्रेशन हुआ था, जिसके कारण इंडिया के जो ऑलरेडी जो सिटीजन्स थे ना, उनको बहुत प्रॉब्लम हुई थी। दैट्स वाई दीज थिंग्स आर टू बी डन। अभी दोनों के रिलेशनशिप में रिसेंट में कुछ और डेवलपमेंट भी किए गए थे। एक इंडो पैसिफिक ओशन का इनिशिएटिव है, वो ज्वाइन किया था बांग्लादेश ने। इंडिया बांग्लादेश की फ्रेंडशिप पाइपलाइन भी थी, जिसमें हम लोग डीजल देंगे बांग्लादेश को। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोगों ने मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट लगाया था। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम लोगों ने MOU साइन किए थे, UPI पेमेंट्स के लिए। स्पेस के मामले में हम लोगों ने स्मॉल सैटेलाइट्स के जॉइंट डेवलपमेंट की बात की थी। मेडिकल वीज़ा की फैसिलिटी दी गई थी बांग्लादेश को। सो इंडिया और बांग्लादेश रेगुलरली बहुत सारी चीज़ों में डेवलपमेंट पे काम करते भी रहते हैं, बाकायदा इस बात के कि बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं। आगे हम स्टेप्स क्या ले सकते हैं? देखो, हमें ना मेजरली इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर काम करना पड़ता है। तो जितना जल्दी जो हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं ना, उनकी हम लोग कनेक्टिविटी करा पाए ना एक दूसरे कंट्रीज़ के साथ, वो बहुत बेटर रहेगा। क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर आप लोग अगर पढ़ोगे अपनी इकॉनमी की बुक में, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर बहुत सारे प्रोविजंस मिलते हैं इकॉनमी को लेकर के। तो एक्सपोर्ट को लेकर के अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे आपको, टैक्सेस के बहुत सारे इशू रिजॉल्व हो जाते हैं। तो दीज आर द जोन्स क्रिएटेड टू बूस्ट द इकोनॉमी। वाटर को लेकर के बहुत सारी डिप्लोमेसी पे काम किया जाए, है ना, वाटर शेयरिंग ट्रीटी के ऊपर, खास करके जो तीस्ता रिवर का था। जॉइंट रिवर के कमीशंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। पावर और एनर्जी के मामले में कोलैबोरेशन कर सकते हैं। इंडिया कैन प्रोवाइड मोर पावर एंड मोर एनर्जी टू बांग्लादेश। कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट को और फास्ट किया जा सकता है ना। तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स बांग्लादेश जल्दी जा पाएंगे। तो वर्ल्ड बैंक ने 2021 में बताया था, अगर आप इंडिया और बांग्लादेश की कनेक्टिविटी को बढ़ाते हैं तो हमारा जो ईल्ड, जो प्रोडक्शन होगा, वो 172% तक बढ़ भी सकता है। तो BBIN का जो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है, उस पर काम किया जा सकता है ना। फिर रीजन में और सब रीजनल इंटीग्रेशन के लिए इंडिया को बांग्लादेश एक इम्पॉर्टेंट, इंडिया शुड लुक बांग्लादेश एज एन इम्पॉर्टेंट रोल प्लेयर। ऑलराइट, जैसे बिम्स्टेक, सार्क हो गया, इंडियन ओशन रीजन वाला एरिया हो गया। एक नया फ्रेमवर्क बना सकते हैं पार्टनरशिप डेवलप करने के लिए, है ना। और इमिग्रेशन के जो प्रॉब्लम्स होती हैं इलीगल तरीके खास करके, उनके ऊपर काम कर सकते हैं, है ना। एंड जो उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में लेके आ सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन विद रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश। तो ध्यान रहे, बांग्लादेश का जो टॉपिक है ये आप लोग सितंबर की मैगजीन में दोबारा से पढ़ोगे, बिकॉज अगस्त में काफ़ी मेजर चीज़ें हुई है वहाँ पर। अवर नेक्स्ट टॉपिक 2.4 इज ग्रुप ऑफ G7। तो इंडिया ने रिसेंटली 50th जो समिट हुआ था ग्रुप ऑफ G7 का इटली में, वहाँ पार्टिसिपेट किया था। और इंडिया को एज एन आउटरीच कंट्री इनवाइट किया गया था, बिकॉज इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ G7 डायरेक्टली। G7 एक इनफॉर्मल ग्रुप है जिसमें वो डेमोक्रेसीज हैं जो एडवांस लेवल पर हैं। ये एनुअली साल में एक बार मिलते हैं वर्ल्ड की कुछ पॉलिसीज़ के ऊपर काम करने के लिए, जैसे माइग्रेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज, कॉन्फ्लिक्ट्स। तो 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी एनर्जी क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए। एज ऑफ नाउ इनका कोई अपना परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, तो प्रेसिडेंसी रोटेट करती रहती है और एजेंडा के अकॉर्डिंगली। अभी जो इसके मेंबर्स हैं वो हैं US, जर्मनी, कनाडा, UK, जापान, इटली, फ्रांस। एक्चुअल में 1998 में जब रशिया ने ज्वाइन किया था तो उस समय बन गया था G8, लेकिन 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया का एनेक्सेशन किया तो रशिया को उस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया था। अब एनुअल जो समिट होती है ना, उसमें यूरोप इसका मेंबर नहीं है, लेकिन उसको अटेंड ज़रूर करता है। तो यूरोपियन यूनियन के आने से बहुत सारे और 29 कंट्रीज़ इसमें ऐड हो जाते हैं। अब ये जो कंट्रीज़ है ना G7 के, अब आप देखोगे इसमें मेजर कंट्रीज़ हैं US, जर्मनी, कनाडा, UK, जापान, इटली, फ्रांस। तो ये वर्ल्ड की 40% इकॉनमी बन जाते हैं और पॉपुलेशन के मामले में ये 10% भी हैं। ये कंट्रीज़ मिलाकर के पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 36% तक की पावर सप्लाई भी प्रोवाइड करते हैं। एंड इन्हीं कंट्रीज़ की अपनी खुद की डिमांड 30% तक है। अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कितना एमिशन होता है इन कंट्रीज से, तो 25%, 1/4 ये 7 कंट्रीज़ करते हैं। लेकिन इन कंट्रीज़ ने बहुत सारे समिट्स के तहत बहुत सारे एजेंडाज़ के थ्रू बहुत कुछ अचीव भी किया था। तो मलेरिया और एड्स से फाइट करने के लिए जब फंड की रिक्वायरमेंट थी तो 2002 में इस ग्रुप ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। फिर AFSI, ला किला फूड सिक्योरिटी का इनिशिएटिव 2009 में स्टार्ट किया गया था। अब ऐसे इनिशिएटिव्स ना आपसे
आज भी पूछे जा सकते हैं। 2021 में बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड की पार्टनरशिप की स्टार्टिंग की गई थी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग ऐड की गई थी। 2022 में पार्टनरशिप की बात की गई थी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये कुछ मेजर चीज़ें हैं जो रिसेंट में हुई हैं, पिछले कुछ सालों में, 10, 15, 20 सालों में। इनको आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी जो रिसेंट 50th समिट हुआ था उसके कुछ आउटकम्स, एक तो रशिया यूक्रेन वॉर को और इजराइल हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट था, इन दोनों को ध्यान में रख के बहुत सारी चीज़ें की गई थी। जैसे कि इन्होंने कहा था कि $50 बिलियन के जो एसेट है रशिया के, उनको फ्रीज़ कर दिया जाएगा। अब उससे क्या होता है कि रशिया अपने उस अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकता, उस प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं कर पाएगा। उनके एसेट्स होते हैं ना रशिया के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो उनका यूज़ नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं रशिया के इकोनॉमी के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेन जाता है। इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसमें बात की गई थी 2 स्टेट सॉल्यूशन को लेकर के दोबारा से, है ना, और किस तरीके से हर एक कंट्री को अपने अपने वेसल्स को रेड सी में बचाना भी होगा। फिर इकोनॉमिक रेजिलियंस के लिए जो G7 का PGII इनिशिएटिव है ना, उन सब के ऊपर कोऑर्डिनेशन की बात की गई थी, किस तरह से हम लोग ये इनिशिएटिव के अंदर फर्दर अपनी पार्टनरशिप को एनहेंस कर सकते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट एनर्जी, क्लाइमेट एंड द एनवायरनमेंट, देन अभी एम ये किया गया है कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उनका जो एमिशंस होता है उसको इस साल 2030 तक, बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड, मतलब 2030 तक 43% तक हमें रिड्यूस करना होगा और 2035 में उसका 60% जाना होगा। और ये लेवल का बेस हम लोग 2019 लेके चलेंगे। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम किया जा रहा है अफ्रीका के अंदर, है ना। तो वहाँ पर एनर्जी फॉर ग्रोथ इन अफ्रीका को लॉन्च किया गया था। तो कोशिश ये की जा रही है कि चाइना वहाँ पर बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसका कुछ ऑल्टरनेटिव निकालने की ज़रूरत है। अपूलिया फूड सिस्टम्स को भी लॉन्च किया था, है ना, वर्ल्ड के अंदर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब G7 ने अपूलिया फूड सिस्टम लॉन्च किया, तो UPSC आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना लेगा कि G7 में रिसेंटली अपूलिया, वो पता क्या करेगा, G7 को G20 कर देगा कि इंडिया में जो लास्ट जो G20 हुआ था उसमें अपूलिया फूड सिस्टम लॉन्च किया गया था, बट आपको ध्यान रखना है वो G7 ने लॉन्च किया है। अभी जो जियोपॉलिटिक्स चल रहा है ना उसमें G7 की क्या रेलेवेंस है, तो ग्लोबल जो गवर्नेंस है ना उसमें ये कंट्रीज़ मेजर रोल प्ले करती हैं। AI को लेकर के पार्टनरशिप की गई थी, है ना, 2018 में समिट में ये प्रपोजल डाला गया था। तो AI को रेगुलेट करने के लिए हिरोशिमा AI प्रोसेस भी स्टार्ट किया गया था जापान में जब हुआ था। टैक्स के लिए FATF को 1989 में बनाया गया था कि वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है ना, काले धन को सफ़ेद धन बना करके उसका मिसयूज़ किया जाता है, उस चीज़ को हैंडल करने के लिए। फिर पूरे वर्ल्ड में सिंस ये एडवांस डेमोक्रेसीज़ हैं तो दे ऑल वांट द अदर कंट्रीज आल्सो टू फॉलो द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। दे ऑल वांट द रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम। तो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से काम करवाने की कोशिश है जो कि इंक्लूसिव और प्रॉस्पेरस भी होगा। फिर इंटरनेशनल क्राइसिस होते रहते हैं, या रशिया यूक्रेन इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो इन सब में रेड सी में जो क्राइसिस चलते रहते हैं, तो उन्होंने कोशिश की थी कि ग्लोबल साउथ की वॉइस को भी रेज़ किया जाए और इन इश्यूज़ को भी रिजॉल्व किया जाए। फिर इसके अलावा एक ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम भी था एनर्जी रिसर्च के लिए 2015 का, वो भी G7 का इनिशिएटिव था। फिर इसके अलावा BEPS इनिशिएटिव था, है ना, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग। तो बेस इरोजन और प्रॉफिट शेयरिंग आप लोग पढ़ते हैं अपनी इकोनॉमी में जनरली कुछ कंट्रीज़ में, जहाँ पर कंपनीज़ क्या करती हैं अपना हेड ऑफिस, अपना बेस वहाँ पर शिफ्ट कर देती है जहाँ पर टैक्स रेट कम होते हैं, तो अपना प्रॉफिट वो वहाँ पर दिखाते हैं कि वहाँ हमने ये सेल किया, इतना बेचा, वहाँ से प्रोडक्शन किया, तो अपने प्रॉफिट को कम करते हैं, तो प्रॉफिट कम होता है तो टैक्स कम पे करना पड़ता है उनको। G7 का क्लब ऑफ डेमोक्रेसीज़ भी है ना, उसमें बहुत सारे डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ जो हैं वो बात करते हैं रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को लेकर के। अब G7 इतना कुछ कर रहा होता है तो G7 के अपने चैलेंजेस, अपने इश्यूज़ भी होते हैं, अपनी लिमिटेशंस भी होते हैं। तो अगर देखेंगे तो ये इकोनॉमी लेवल पर काम करता है, एक रूल बेस्ड सोसाइटी बनाना चाहता है वर्ल्ड में, बट करंट जो ग्लोबल लैंडस्केप है ना उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है ये, है ना। इनका जो इकोनॉमिक डोमिनेंस था वो पहले 60% हुआ करता था 1970s में, 2023 में वो लेस देन हाफ रह गया है। बाकी जो इकोनॉमीज़ है ना वो ग्लोबली 50% रिप्रेजेंट करती हैं। इंडिया की पोजीशन बहुत ऊपर चली गई है ना। फिर जब भी बात करते हैं इकोनॉमिक गवर्नेंस को लेकर के, है ना, तो जैसे G20, ब्रिक्स हो गया, APEC हो गया, ये कुछ ग्रुप्स हैं जो ज़्यादा एक्टिवली काम कर पा रहे हैं, है ना। तो एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसे G7 जो है वो ग्लोबल डेमोक्रेसी और बाकी कंट्रीज़ का रिप्रेजेंटेशन भी करता है, बट अफ्रीकन यूनियन को ऐड करा दिया गया था G20 के अंदर, तो G7 का रेलेवेंस वहाँ पर कम हो जाता है। अपना खुद का कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है तो इंस्टीट्यूशन में अपनी खुद के स्ट्रक्चरिंग मिसिंग है ना, प्रायोरिटाइज़ करना बड़ा मुश्किल हो पाता है, स्ट्रेटजिक कंसर्न बने रहते हैं इनके लगातार, कलेक्टिव एक्शन ले नहीं पाते हैं, तो परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिस तरह से वो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं निकाल सकते, तो इन ऑफिशियल स्टेटमेंट्स को बोलते हैं कम्युनिक।
फिर इसके अलावा आपस में कंट्री से खुद के प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, है ना। तो G7 का जो क्लाइमेट चेंज डिक्लेरेशन था उसमें G7 का ही जो मेंबर है US, उसने ज्वाइन करने से मना कर दिया था, है ना। तो ये प्रॉब्लम चलती रहती है। इंडिया का अपना एक कनेक्शन है G7 के साथ, है ना। सिग्निफिकेंस क्या थी इंडिया ने इस बार पार्टिसिपेट किया उसको भी देखते हैं, और इंडिया के लिए क्या रेलेवेंस रखता है। तो इंडिया को इनविटेशन आता रहता है, अभी तक 11 बार इंडिया इनवाइट किया जा चुका है ना। मिलिट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया आने वाले टाइम में जापान की इकॉनमी को सरपास करके 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक पावर रहा है। तो 2016 में साउथ चाइना सी को लेकर के ना फिलीपींस के फेवर में जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन था ना, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। तो वहाँ पर उस चीज़ को चाइना ने मना कर दिया था। चाइना ने कहा कि हम नहीं मानेंगे इस कोर्ट की बात में, ठीक है, हमें साउथ चाइना सी में हमारा एरिया चाहिए। फिलीपींस कहता कि हमारा है वो, तो है ना, एज़ पर द रूल्स। तो इंडिया ने PCA के वर्डिक्ट को रेस्पेक्ट भी किया था, और इंडिया ने इसके अलावा बांग्लादेश के फेवर में भी कई बार स्टेटमेंट दिए थे। तो इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक पावर का रोल प्ले करता है ना। ग्लोबल साउथ का फोकस की अगर हम बात करते हैं तो 49 समिट जब हुआ था इसका G7 का, उसमें भी इंडिया ने ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करने के लिए बात की थी। फिर इसके अलावा डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो अपने जो पॉइंट्स हैं, जो नोड्स हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए इंडिया की चेयरमैनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इंडिया अगर इसका ग्रुप का मेंबर बनता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है, तो रेलेवेंस बढ़ता है डेवलपिंग और डेवलप्ड का। अगर देखें तो इंडिया ग्लोबल साउथ की वॉइस तो है, ये बार बार रिपीट किया जा रहा है। फिर ब्रिक्स हो गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, G20 हो गया, इसमें नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट्स भी आ जाते हैं। G7 के अंदर जो होता है वो मेजरली डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का स्टेटस रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर इंडिया के लिए कभी कभी जब ये सेशंस, सिंस इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ G7 बट इंडिया को 11 बार इन्वाइट किया जा चुका है, तो ये प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया को अपनी खुद की अचीवमेंट शो करने का। और इंडिया इस चीज़ को एज एन अचीवमेंट भी दिखाता है कि हम लोग बार बार G7 में इन्वाइट किए जा रहे हैं। तो अब कंक्लूडिंग करते वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आप मेंस के लिए नोट कर सकते हो, कंक्लूजन में लिख सकते हो। US के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जेक सोलिवन, उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था कि G7 जो है ये स्टीयरिंग कमेटी है एक फ्री वर्ल्ड की। स्टीयरिंग कमेटी मतलब जो डायरेक्शन देती है, जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग जो होता है वो मेन कंट्रोलर होता है ना। गाड़ी के अंदर आपका एक्सेलरेशन और ब्रेक इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना आपका स्टीयरिंग इंपॉर्टेंट होता है। तो उस तरीके से स्टीयरिंग कमेटी मतलब एक डायरेक्शन कंट्रोलिंग कमेटी है एक फ्री वर्ल्ड की। सो दैट्स हाउ दिस टॉपिक बिकम्स इंपॉर्टेंट। G7, G20, ब्रिक्स, SCO, ये सारे ग्रुप्स इंपॉर्टेंट होते हैं, हर बार कुछ ना कुछ सवाल बन ही जाते हैं इनमें। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ 2.5 इंडिया फ्रांस रिलेशन। अभी हमने पीछे पढ़ा कि G7 की समिट हुई थी, तो वहीं पर उसी के टाइम पर हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ भी एक स्पेशल मीटिंग की थी। वहाँ पर दोनों कंट्रीज़ ने बात की थी होराइजन 2024-7 के रोड मैप पर, जो कि इंडिया पैसिफिक रोड मैप के साथ थोड़ा सा मैच भी करता है। तो इंडिया पैसिफिक का जो रोड मैप है वो, और जो होराइजन 2047 का रोड मैप है, दोनों में इंडिया का रोल ज़्यादा डोमिनेटिंग है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया का रेलेवेंस ज़्यादा है। फ्रांस उसमें एक पार्टनर की तरह रोल प्ले करता है। 2047 के अंदर इंडिया का भी जो विजन है 2047 का, वो इंडिया के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रांस उसमें एक पार्टनर की तरह काम करता है। अब होराइजन 2047 वाले के अंदर सिक्योरिटी और सोवरेनिटी की बात की जाएगी। सिक्योरिटी आप समझते हैं, है ना। सोवरेनिटी मतलब कि जैसे इंडिया का अपना खुद का वर्चस्व होगा, ओके। तो इसमें इस एरिया को पूरे के पूरे जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन होने वाला है ना, उसमें स्टेबिलिटी लाने की बात की जा रही है, ऑलराइट। एंड एक नो मनी फॉर द टेरर, NMFT, कि आतंक के लिए कोई पैसा नहीं जाना चाहिए, उस चीज़ के ऊपर काम करना है। उसके अलावा इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस IS है, जिसके हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। ये तो आपको पता होगा कि इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बनाया था। देन वेरी इंपॉर्टेंट इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। इसके अलावा 2021 की जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट था माइग्रेशन और मोबिलिटी का, उसमें स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स के लिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आने जाने वाली प्रोसेस को और ईजी किया जाएगा। इसके अलावा डिफेंस में अब हम सब जानते हैं कि फ्रांस से बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया बाय करता है। रफाल जो जेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस चीज़ के ऊपर भी इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रांस गवर्नमेंट के साथ फर्दर डिस्कशन किया था। तो किस तरीके से हमारा कन्वर्जेंस है इंडिया और फ्रांस का, उसको ज़रा देख लेते हैं। फ्रांस जो है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है, ये हमारी सिप्री की रिपोर्ट थी। रफाल का परचेज़ हमने किया था। P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट जो कि सबमरीन का है, उसका हमने परचेज़ किया था। फिर एक डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप बनाने की भी बात की गई थी, जहाँ पर दोनों मिलकर के दोनों मिलकर के प्रोडक्शन करेंगे, बेसिकली को प्रोडक्शन, और फिर देन बोथ विल बी एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्रीज़। इसके लिए MRO है, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल की फैसिलिटीज़ होंगी रफाल इंजन्स वगैरह के लिए। फिर वरुण और
फ्रिंजेक्स की जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं उसमें दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया फ्रांस का इंडो पैसिफिक रोड मैप है 2023 में रिलीज़ किया गया था इंडियन ओशन रीजन के लिए। स्पेस के अंदर तृष्णा अर्थ ऑब्जर्वेशन जो मिशन है उसके लिए दोनों ने एग्री किया था कि लॉन्च व्हीकल्स के ऊपर कोलैबोरेट करेंगे। इकॉनमी की अगर बात करते हैं तो फ्रांस इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स भी था। हमारे पास ऑलमोस्ट $660 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आया था 2022-23 में। हमारा जो टाटा ग्रुप है, फ्रांस का जो एयरबस है ना, उन्होंने मिलकर के सिविलियन हेलीकॉप्टर्स प्रोडक्शन के ऊपर काम करना है। इसके अलावा जो CFM इंटरनेशनल है उन्होंने एग्रीमेंट किया था इंडिया के आकाशा एयर के साथ, ठीक है। डिजिटल कॉपरेशन के अंदर हम लोगों ने UPI को लॉन्च किया था आईफल टावर से। उसके अलावा मल्टीलेटरल दूसरे भी हमारे कॉपरेशंस थे, जिसमें जो यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो P5 है, उस P5 ने में फ्रांस इंडिया की परमानेंट सीट के लिए सपोर्ट करता है कि हाँ इंडिया को भी एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, है ना। कश्मीर और टेररिज्म को लेकर के भी इंडिया के स्टांस को सपोर्ट किया गया था। FATF वगैरह के अंदर भी इंडिया का सपोर्ट रहता है। तो दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ सपोर्ट प्रोवाइड करते रहते हैं। MTCR है ना, वजनार एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, देखो ये PYQ में आपको मिल जाएंगे। ये MTCR WA ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है ना, ये पूछे जा चुके हैं पहले और ये रिपीट भी हुए हैं इस पे क्वेश्चंस। तो इस तरह के एग्रीमेंट जो मेजर एग्रीमेंट्स हैं ना उनको स्किप मत कीजिएगा, ये बार बार करंट अफेयर्स में आते हैं, जब जब आए मैंने पढ़ाए हैं। वो बात अलग है कि मैंने बीच में 2-3 महीने की वीडियो स्किप कर दिए, तो यार देखो वो वीडियोज़ में रिपीट नहीं कर पाऊँगा एक्चुअली ना, समय बहुत ही कम रहता है। बिलीव मी 13-14 आवर्स का इंगेजमेंट ऑलरेडी दूसरी चीज़ों में रहता है, उसके बाद ये वाला समय निकाल पाना ना इट्स रियली हैक्टिक। अभी देखो ना, मैंने फर्स्ट पार्ट पॉलिटी का जब अपलोड कर दिया तो उसके बाद 4 दिन तक मैं बिल्कुल नहीं बैठ पाया था फ्री। अभी मैं सुबह शाम थोड़ा टाइम निकाल करके रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ ये करना, ऐसा नहीं कि मेरी इच्छा नहीं करने की, मैं बिल्कुल करना चाहता हूँ, मेरा मन करता है। आई इन्जॉय दिस प्रोसेस, है ना, अंडरस्टैंडिंग देन कन्वेइंग द सेम टू यू पीपल, और आप लोगों की मदद हो जाती है। तो दिस प्रोसेस इज़ इंटरेस्टिंग, नो डाउट अबाउट दिस। इट्स मोर, अगर मेरी वीडियोज़ नहीं आ रही होती ना उसमें एक मेजर कारण टाइम का होता है। मैं कहीं ना कहीं ऐसी जगह एंगेज हो जाता हूँ कि मैं समय निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। बेसिकली आई एम नॉट होम, मैं घर पे ही नहीं होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, इट्स ट्रैवल प्रोसेस। तो आई कैन नॉट कैरी द डिवाइसेज विद मी ऑल द टाइम, आई कैन नॉट स्पेयर टाइम, इसलिए चीज़ें डिले हो जाती हैं। इंडिया और फ्रांस की जो इंडो पैसिफिक रोड मैप है अभी जिस पे बात की जा रही है उसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। हमारा सागर विजन है ना, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, और इंडो पैसिफिक रीजन में हम लोग अलाइन होना चाहते हैं। देखो इंडो पैसिफिक रीजन पे बहुत बात की जा रही है, इसको सडनली न्यूज़ में आना स्टार्ट हो गया था ये क्वाड ग्रुप के बाद। उसके बाद बहुत सारे इनिशिएटिव पहले भी थे, बट क्वाड ग्रुप ने सडनली इसको लाइमलाइट में ला दिया था, है ना। फिर IFC, IOR, है ना, इमोसा, एटलांटा, सेशल्स में, ये सब ऐसी जगह हैं जहाँ पर दोनों कंट्रीज मिलकर के सिक्योरिटी को और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। देन हम लोगों ने कुछ एग्रीमेंट्स और भी किए थे, है ना, ऑस्ट्रेलिया के साथ किए थे, UAE के साथ किए थे, ये दोनों ने इंडिया और फ्रांस ने मिलकर किए थे। उसके अलावा फ्रेंच की जो बाकी टेरिटरीज हैं, ला रियूनियन, न्यू कैलेडोनिया, फ्रेंच पोलिनेशिया, ये फ्रांस के ना वो हैं, आइलैंड्स हैं। अब देखो जब हम टाइम जोन्स की बात करते हैं ना वर्ल्ड में किस कंट्री के पास मैक्सिमम टाइम जोन्स हैं, तो एक नाम आता है रशिया। बट अगर आप सारे आइलैंड्स को और उनकी कॉलोनीज़ को भी काउंट करते हो ना, तो फ्रांस इज़ वन कंट्री जिसके मैक्सिमम टाइम जोन्स हैं। क्योंकि फ्रांस जब पहले था ना, अंग्रेजों ने भारत में आकर के जो ब्रिटिश कॉलोनीज़ बनाई थी, जैसे फ्रेंच कॉलोनीज़ भी थी ना, तो फ्रांस ने भी बहुत सारे आइलैंड्स को ऑक्यूपाई किया था और वहाँ पर आज भी उनका राज चलता है। तो उस तरीके से देखा जाए तो फ्रांस के पास मैक्सिमम टाइम जोन्स हैं। फिर बाकी जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम है, इंडियन ओशन कमीशन, जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट, ये भी वो रीजन्स है जहाँ पर इंडिया और फ्रांस दोनों मिलकर के काम करते हैं, सो दैट इंडो पैसिफिक रोड मैप पर काम किया जा सके। दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। देखो ट्रेड की अगर बात करते हैं ना, तो ट्रेड 2022 में कम था, $15.8 बिलियन, जो कि दोनों के इकोनॉमिक स्टेटस को ध्यान में रख के देखा जाए तो बहुत कम है। वीज़ा के मामले में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन की प्रॉब्लम आ रही थी, है ना, और न्यूक्लियर एग्रीमेंट को लेकर भी उसमें डिले चल रहा था, उसमें बहुत सारे इश्यूज़ थे। तो जो जैतपुर का न्यूक्लियर पावर रिएक्टर थे उसमें टेक्निकल, फाइनेंशियल और बाकी लायबिलिटी के इशू चल रहे थे। 27 इकॉग्निज जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, बेसिकली दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, ये मुझे लग रहा है कुछ प्रिंट मिस्टेक जो हो जाती है वो है। अब होता क्या है ना, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, देखो हर एक कंट्री चाहते हैं कि हम ऑटोनमस रहें, हमें किसी पर डिपेंड ना होना पड़े। इंडिया चाहता है कि बार बार WTO की तरफ से जो रेस्ट्रिक्शंस आते हैं इकॉनमी में वो इंडिया को ना मिले, ठीक है। इंडिया चाहता है कि UN के अंदर जो UNSA की सीट के कारण जो उन पर रिस्ट्रिक्शंस आते हैं वो ना मिले। सेम चीज़ें इंडिया अपना चाहता है, फ्रांस अपना चाहता है। जब दो कंट्रीज़ आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं ना, तो दोनों सपोर्टिव है। इंडिया और फ्रांस की बहुत अच्छी दोस्ती है, बट हर एक कंट्री अपनी अपनी ऑटोनॉमी भी चाहता है। यहाँ पर दोनों की रिलेशनशिप में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है ना, कभी कभी दोनों के कुछ पर्टिकुलर इश्यूज़ पे हम अलाइन नहीं कर पाते, हम अपनी सॉवरेनिटी के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो इंडो पैसिफिक रीजन में भी ऐसा होने के पूरे चांसेस होते हैं आगे।
तो आगे हमारा वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? देखो ये स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के ऊपर ना दोनों को बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। एक दूसरे के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझने की ज़रूरत है ना। उसके अलावा दोनों बाकी जो हमारे दूसरे मैकेनिज्म्स हैं ना, जहाँ पर ऑलरेडी हम लोग कॉपरेट कर रहे थे, उनका हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। लेवरेज मतलब टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट थिंग। सो इंडिया फ्रांस का जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है वो काउंटर टेररिज्म पे काम करता है ना। उसको फर्दर हम लोग इंडो पैसिफिक रीजन में भी उसी से हेल्प ले सकते हैं, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। फिर हमारे डिप्लोमेटिक, सिक्योरिटी, मिलिट्री लेवल के ऊपर हमारी कोऑर्डिनेशन चलता रहता है, उसमें फर्दर डायलॉग को कंटिन्यू कर सकते हैं। डिफेंस के मामले में हम लोग और ज़्यादा काम कर सकते हैं ना। जॉइंट पेट्रोलिंग कर सकते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। उसके अलावा क्वाड हो गया, I2U2 हो गया, है ना। यहाँ पर हम लोग अपनी इंगेजमेंट को और इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंडिया कैन गेट, अब क्वाड में फ्रांस इज़ नॉट देयर, I2U2 में फ्रांस नहीं है, दोनों में इंडिया है, बट इंडिया कैन गेट फ्रांस फॉर द रेलिवेंट समिट्स जिसमें फ्रांस की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो ये टॉपिक इंडिया फ्रांस का है। इंडिया फ्रांस का कोई टॉपिक आता है ना, तो उसको कंक्लूजन में आप हमेशा ये चीज़ें लिख दो, इस तरह की चीज़ें। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने US के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का लिखा, फ्रांस का टॉपिक आएगा तो ये लिख देना। तो फ्रांस के एम्बेसडर थे, उन्होंने कोट किया था 19th सेंचुरी में, कोटिंग 19th सेंचुरी के फ्रेंच के हिस्टोरियन थे जूल्स मिशेल। उन्होंने कहा था कि इंडिया जो है ना, ये मैट्रिक्स है ऑफ द वर्ल्ड, है ना। उन्होंने कहा था कि इंडिया फ्रांस की जो पार्टनरशिप है यूनिवर्सल है, बिकॉज इट गोज़ फ्रॉम सी टू स्पेस एंड देन बियॉन्ड। तो ये एक अच्छी एंडिंग हो सकती है आपके इंडिया फ्रांस वाले टॉपिक की। और देखो IR सेक्शन में आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 10 नंबर के, 2 15 नंबर के। तो कहीं ना कहीं फ्रांस का टक्कर आ जाता है। तो इस तरह की चीज़ों के ना अपने कॉमन नोट्स बना के रखो। नाउ वी हैव टॉपिक नंबर 2.6, इंडिया यूरेशिया रिलेशंस। तो व्हेन द वर्ड कम्स यूरेशिया, इट्स यूरोप प्लस एशिया। तो दिस इज़ एशिया, दिस इज़ यूरोप, दोनों को जब ऐड करते हैं तो बिकम्स द यूरेशिया रीजन। सो दिस इज़ द यूरेशिया रीजन। अब हो क्या रहा है ना कि ये पूरा का पूरा रीजन में बहुत सारे इंटरकनेक्शंस हो रहे हैं, है ना। यूरोपियन कंट्रीज़ में, एशियन कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारी स्ट्रेटजिक अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आ रही हैं, एंड इंडिया के लिए ये एक फ़ायदे की चीज़ है। तो कुछ जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रहे हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर रशिया एंड यूक्रेन का इशू था, ओके। आर्मेनिया, अज़रबैजान का भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, जो ओल्ड सिल्क रोड को रिवाइव करना चाह रहे थे, है ना, वो सेंट्रल एशिया की तरफ जा रहा है, यूरोप की तरफ बढ़ रहा है। तो चाइना का इन्फ्लुएंस इस एरिया में बढ़ते जा रहा है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान का जो रीजन था, है ना, तो उसके कारण फोकस शिफ्ट हो रहा है। नेटो की जो पॉलिसीज़ थी उसमें चेंजेस आ रहे हैं यूक्रेन वॉर के टाइम पर ना। उसके अलावा अगर आप देखते हो तो चाइना और रशिया की नो लिमिट्स पार्टनरशिप है, जिससे दोनों मिलकर US को काउंटर करना चाहते हैं। रशिया, ईरान, चाइना का एक एक्सेस बन रहा है। चाइना, ईरान, रशिया, टर्की, पाकिस्तान की अपना एक पेंटागोनल बन रहा है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर चेंजिंग द जियोपॉलिटिक्स ऑफ द यूरेशियन रीजन, है ना। रशिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो एशिया की तरफ टिल्ट हो रही है ना। रशिया के जो प्रेसिडेंट थे वो रिसेंटली नॉर्थ कोरिया में गए थे, है ना, वियतनाम में भी गए थे वो। फिर ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं वो वेस्टर्न यूरोपियन के साथ अलाइन होते जा रहे हैं ना। वी कैन से जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जो ऑकस ग्रुप से था, ये इंडो पैसिफिक रीजन के जो कंट्रीज़ हैं दे आर मर्जिंग विद द यूरोपियन कंट्रीज़, है ना। इंडिया मिडल ईस्ट जो यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर था उसमें US की भी और साथ में यूरोप की भी कनेक्शंस हैं, इंडिया के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, है ना। तो बहुत ही इंटरकनेक्टेड यूरेशियन ऑर्डर को क्रिएट किया जा रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है इंडिया के इस इवॉल्विंग लैंडस्केप में? जाहिर सी बात है कि इंडिया को रशिया के साथ अपने बैलेंस क्रिएट करने पड़ेंगे सो दैट चाइना को काउंटर किया जा सके। या यूक्रेन वॉर के लिए भी इंडिया को इंटरवीन करना पड़ेगा। और USA की अगर हम बात करते हैं तो एक इंटीग्रेटेड डेटरेंस स्ट्रेटजी है US की। देखो पॉइंट ये होता है, डेटरेंस का मतलब होता है किसी को थोड़ा सा रुकावट क्रिएट कर देना, है ना। तो चाइना और रशिया जिस तरीके से आपस में एक नो लिमिट पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो इंडिया को फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इंडिया के लिए एक अच्छा चांस होता है अपनी नेशनल पावर और मिलिट्री की कैपेबिलिटीज़ को यहाँ पर शो करने का। फिर हमारी आर्मेनिया के साथ डिफेंस पार्टनरशिप जो है वो ग्रो कर रही है, तो यूरेशिया की स्ट्रेटजी में काम आएगी। इकॉनमी की अगर बात करते हैं तो हमारे लॉन्ग टर्म पार्टनर्स हैं इंडिया के, ऑयल, नेचुरल गैस के लिए, है ना, यूरेनियम के लिए। रशिया के साथ हमारा ट्रेड जो है वो बढ़ते जा रहा है, 2030 तक उसको हम $100 बिलियन तक लेके जाएंगे, है ना। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ने साइन किया था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना। देन वी हैव INSTC जो कि बहुत जल्दी एक $170 बिलियन तक का इसका टारगेट वैल्यू होने वाला है।
आईटी सर्विसेज हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं यूरेशियन मार्केट्स में। फिर हम लोग सेंट्रल एशिया के साथ भी काउंटर टेररिज्म पे, एक्सट्रीमिज़म, ड्रग ट्रैफिकिंग, वी आर वर्किंग ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स। कल्चरल डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो हमारे हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज हैं, इनका हमें फ़ायदा उठाना पड़ेगा ना। बुद्धिज़्म, योगा, इनका वी हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दीज आर द थिंग्स विच क्रिएट द सॉफ्ट पावर सिनेरियोज। इसके अलावा और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया की यूरेशियन रीजन में, है ना। हम यूरेशियन एनर्जी का ग्रिड क्रिएट करना, जिसमें ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पे काम करना, फूड सिक्योरिटी पे, है ना, क्वांटम टेक्नोलॉजी, स्पेस मिशंस पे काम करना, आर्कटिक रीजन में काम करना, अफगानिस्तान के साथ बिल्डिंग करना, ये सारी चीज़ें जहाँ पर इंडिया यूरेशिया के साथ इंडिया और यूरेशिया का स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन हो सकता है। अब इस प्रोसेस में चैलेंजेस भी आते हैं क्योंकि यूरेशियन रीजन इवॉल्व हो रहा है ना। तो जाहिर सी बात है, कनेक्टिविटी इज़ वन मेजर थिंग। तो INSTC और IMAC जो कनेक्टिविटी की जो हम लोगों ने पाथ डिफाइन किए थे ना, इसमें प्रोग्रेस बहुत स्लो है। पाकिस्तान अपनी एक जोग्राफिक लिमिटेशन हमारे लिए क्रिएट कर देता है, हम लोग यूरेशियन कंट्रीज़ के साथ लिंक नहीं कर पाते क्योंकि पाकिस्तान अलाउ नहीं करता। चाइना का अपना एक थ्रेट रहता है ना, चाइना अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर भी काम कर रहा है, तो चाइना अपनी लिंकिंग पे काम कर रहा है, वो हमारे लिए चैलेंज बन जाती है। इंडिया रशिया रिलेशनशिप्स में अपने चैलेंजेस आ रहे होते हैं। रशिया चाइना के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है और दोनों कंट्रीज़ रशिया और चाइना US को और क्वाड को एंटी चाइना एंटी रशिया भी कंसिडर करते हैं। फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बैलेंस करने के लिए जब भी प्रॉब्लम आती है, जैसे शंघाई कोऑपरेशन है ना, उसमें कोलिशन की प्रॉब्लम आती है। क्वाड का मैंने आपको बता दिया, क्वाड को एंटी एशियाज़ नाटो भी कंसिडर किया जाता है कभी कभी। तो दीज आर द नेम, दीज आर द वर्ड्स गिवन टू दीज ग्रुप्स, दीज सब रीजनल कोऑपरेशन। तो डाइवर्जेंट इंटरेस्ट क्रिएट हो जाते हैं, है ना, दोनों जगह पर अलाइन कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब करें तो करें क्या। तो इंडिया को रशिया का जो ग्रेटर यूरेशियन कॉरिडोर है ना, उसको ज्वाइन करना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट पैसेज को ज्वाइन करना चाहिए, ताकि हमारे फार ईस्ट और जापान में कनेक्शन बन जाए। अब जापान वाले टॉपिक को हम लोग आगे देखेंगे भी, है ना। यूरोपियन यूनियन के साथ हमें अपना इंगेजमेंट इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। सेंट्रल एशिया हमारा इंडिया स्ट्रेटजी का कोर बन सकता है ना। तो इंडिया सेंट्रल एशिया समिट है, वो एनुअली किया जाए, है ना, इंस्टेड ऑफ बाई एनुअली। अभी 2 साल में एक बार हो रहा है, तो उसको साल में हर साल करना चाहिए। डिफरेंट रीजन्स को बैलेंस करना पड़ेगा ना। कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, ब्रिक्स, SCO, RIC, सबको एक साथ लाने की ज़रूरत है। रशिया के साथ डायलॉग क्रिएट करने पड़ेंगे, है ना, जहाँ जहाँ पर हम लोग डिसएग्री करते हैं उन डिसएग्रीमेंट्स को कम करना पड़ेगा, हमें कोऑपरेशन को बढ़ाना पड़ेगा, कॉन्टिनेंटल यूरेशियन सिक्योरिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। सो दीज आर दी एस्पेक्ट्स जहाँ पर काम किया जा सकता है। सो दिस इज़ एन ओपन एंडेड टॉपिक, ठीक है। इंडिया और यूरेशिया का यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप दूसरे टॉपिक में यूज़ कर सकते हो। इंडिया चाइना, इंडिया रशिया, इंडिया एशिया, इंडिया यूरोप के अंदर, और ओवरऑल अगर कुछ आता है तो आप इंडिया यूरेशिया का टॉपिक पूरे से बना सकते हो। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक 2.7 इंडिया जापान रिलेशंस। तो जो G7 समिट हुई थी उसमें जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फ्रांस के प्रेसिडेंट से बात की थी, उसी तरीके से उन्होंने जापान के साथ भी एक बायलैटरल मीटिंग की थी। तो दोनों कंट्रीज़ ने अपनी कोऑपरेशन को और ज़्यादा गहरा करने के लिए बात की थी, एंड दोनों कंट्रीज़ ने स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के 10th ईयर को भी रिकॉग्नाइज़ किया था। तो दिस इज़ जापान, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया है, यहाँ पर साउथ कोरिया है, ये सी ऑफ जापान है, ये ईस्ट चाइना सी है, ये येलो सी है। तो ये लोकेशंस मैप के लिए आपकी इंपॉर्टेंट हो ही जाती हैं। दोनों कंट्रीज़ की अगर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो जापान का जो फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है और इंडिया का इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव्स है, दोनों की कंसर्न कॉमन है। किस तरीके से चाइना की मिलिट्री स्ट्रेटजी बढ़ती जा रही है साउथ चाइना सी में, हमें उसको रोकना होगा। तो इंडिया और जापान, ये दोनों जो हमारी कंट्रीज़ हैं, बोथ द कंट्रीज़ दे आर पार्ट ऑफ सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। इसमें क्या करते हैं, इस पूरे रीजन के अंदर दोनों चाइना की तरफ से जो सप्लाई चेन क्रिएट किया गया, जो डोमिनेशन क्रिएट किया हुआ है, उसको काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। फिर हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, हमारी जो पार्टनरशिप है क्वालिटी एश्योरेंस की, उसमें भी हम लोग कोशिश करते हैं जापान के साथ मिलकर बाकी साउथ एशियन कंट्रीज़ को रोकने की। एंड ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया को अफ्रीका के नज़दीक लाने के लिए दोनों कंट्रीज़ ने एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर पर भी काम किया था। 2025 का जो हमारा विजन है उसमें हम लोग अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन को डेवलप करना चाहते हैं, और इसमें हमारा जो इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और जापान का FOIP पॉलिसी है, ये दोनों आपस में कन्वर्ज भी करती हैं। इसके अलावा हमारा एक्विजिशन और क्रॉस सर्विंग्स एग्रीमेंट था, बेसिकली हम कैसे एक दूसरे से एक्वायर करते हैं चीज़ें। और मिलिट्री के मामले में हमारी धर्मा गार्जियन, शिन्यू, मैत्री, जिमैक्स, ये हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज होती रहती है जहाँ पर दोनों कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। 2022-23 में हमारा जो ट्रेड था वो लगभग $22 बिलियन तक चला गया था, उसे हम आगे इंक्रीज़ भी करना चाहते हैं। 2022 में इंडिया और जापान ने क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप को भी अनाउंस किया था। इसके अलावा 2017 में हमारा इंडिया जापान का एग्रीमेंट था
फॉर द पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। फिर बाकी जो मल्टीलेटरलिज्म के जो एस्पेक्ट्स हैं, क्वाड, G20, G4, इनके ऊपर भी हम लोग को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। एंड इसरो और जापान की जो स्पेस एजेंसी जाक्सा है, वो दोनों मिलकर ल्यूपेक्स पे काम कर रहे हैं। तो ल्यूपेक्स एक लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है। लूनर यानी कि मून, चांद के लिए, चांद के जो पोलर रीजन्स हैं, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल हैं, उनको एक्सप्लोर करने के लिए बनाया गया है। इंडिया के लिए फ़ायदा ये होगा, जैसे इंडिया में जो हमारा रेल प्रोजेक्ट है, मुंबई अहमदाबाद का जो मेट्रो प्रोजेक्ट था, हाई स्पीड रेल वाला, बुलेट ट्रेन वाला जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें हमने जापान के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है। फिर 2022 से 2027 के लिए 5 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट का, येन मतलब जो जापानीज़ करेंसी है, उसका इन्वेस्टमेंट का टारगेट है। फिर इंडिया जापान का एक इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप भी है। इसके अलावा हमारा टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, स्पेसिफाइड स्किल वर्कर प्रोग्राम भी है। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं अगर डोनेशन की, तो जापान इंडिया का लार्जेस्ट बायलेटरल डोनर भी रहा है। जापान के लिए फ़ायदा ये होता है कि इंडिया की तरफ से ह्यूमन रिसोर्स बहुत जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो यूथ पॉपुलेशन है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वो डिक्लाइन कर रही है। अगर आप लोग अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे, जापान में जो वृद्ध है ना, उनकी काउंटिंग बढ़ती जा रही है। उनका जो पॉपुलेशन का जो डेमोग्राफी का जो सिनेरियो है ना, बहुत इम्बैलेंस्ड है। फिर वहाँ पर ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक, फूड प्रोसेसिंग की बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं। आप लोगों ने इतने सारे नाम सुने ही होते हैं जापान की कंपनीज़ के। सो वहाँ पर हमारे इन्वेस्टमेंट के इंडिया के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो भी नुकसान हुआ था जापान का, उसमें आयरन ओर की बहुत रिक्वायरमेंट थी जापान को, इंडिया ने सप्लाई किया था, है ना। और इंडिया, जापानीज़ गुड्स जो होते हैं वो इंडिया में आते हैं, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग होती है जापान में, उसका सेल हो पाना इंडिया में बहुत ईजी हो जाता है। दोनों के रिलेशनशिप में चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि जो ट्रेडिंग है ना, ट्रेड करते हैं हम लोग। अब हमने देखा था कि ट्रेड हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं चल रहा है ना। लेकिन कहीं ना कहीं जो इम्पोर्ट होते हैं ना, वो ज़्यादा करने पड़ते हैं इंडिया को। इंडिया जापान से इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहा है। देखो जापान इतना छोटा कंट्री है, बट इवन आफ्टर हैविंग द इकोनॉमिक पार्टनरशिप ना, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, हमको इम्पोर्ट ज़्यादा करना पड़ रहा है। फिर पॉइंट ये भी होता है कि हमारे ना कभी कभी बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। हमारे रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के कारण हमारे इंडिया का एक्सपोर्ट कम हो पा रहा होता है। जापान का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू बाकी जो उनका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। फिर कभी कभी चाइना के हिसाब से अगर काम करना पड़ता है तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, है ना। इंडिया चाइना के एक्शंस को लेकर काफ़ी वोकल रहा था LAC के अंदर, लेकिन वो चीज़ हमें बाकी जापानीज़ एस्पेक्ट्स में देखने को नहीं मिली थी। जब रशिया यूक्रेन की बात आती है तो जापान ने सैंक्शन लगा दिए थे रशिया के ऊपर, है ना, लेकिन इंडियन नहीं लगाए थे, तो डिसएग्री हो जाते हैं। US के अलायंस का पार्ट जापान है, लेकिन इंडिया नहीं है ना। G7 ग्रुप की बात करते तो इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ दैट। फिर ओसाका ट्रैक हुआ था G20 समिट 2019 की, इंडिया ने उसको बॉयकॉट कर दिया था। उसमें कुछ डिजिटल ट्रेड को लेकर के नेगोशिएशन की जा रही थी, उसमें कुछ स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए जा रहे थे डेटा फ्लो को लेकर के। फिर एशिया अफ्रीका जो कुछ ग्रोथ बॉर्डर था, इसके इम्प्लीमेंटेशन में हमारा जो इंडिया का जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी देर हो रही है। तो इन सबको बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ना, हमें अपने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को थोड़ा एक्सेलरेट करना पड़ेगा। और जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ना, उसको थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन को चेक करना पड़ेगा। हमारे रूल्स ऑफ ओरिजिन का जो हमने एक नियम बनाया था, उसको चेक करना पड़ेगा। डिफेंस के मामले में हम लोग और शेयर सिक्योरिटी पे काम कर सकते हैं। ज़्यादा काम किया नहीं है। इंडिया का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो डिफेंस का है, वो जापान के साथ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितना रशिया और फ्रांस के साथ है। इंडो पैसिफिक रीजन्स में क्वाड जैसे ग्रुप के साथ बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलता है इंडिया को। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA, यहाँ पर ज़्यादा काम कर सकते हैं जापान के साथ हम। फिर बाकी मॉडर्न बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, ये ऐसी चीज़ें जहाँ पर इंडिया ह्यूमन रिसोर्स के तहत जापान के साथ उनकी टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेशन कर सकता है। फिर दोनों चीज़ों में जहाँ जहाँ भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वहाँ पर डायलॉग्स के साथ हम लोग बाकी चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। हमारा B2B, बिजनेस एंड बिजनेस, और पीपल टू पीपल कोऑपरेशन जो है, इसको हम लोग एनहेंस कर पाएंगे इफ़ वी वर्क मोर ऑन द डायलॉग्स। सो दोनों कंट्रीज़ रिकॉग्नाइज़ करती हैं कि किस तरीके से हम लोग नेचुरल पार्टनरशिप पे काम कर सकते हैं ना, पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं दोनों के रिलेशनशिप में। एंड इट्स बिकम्स रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि क्वाड में इंडिया और जापान है, और इंडो पैसिफिक रीजन को में जो चाइना की जो एग्रेशन है, उसको काउंटर करने के लिए इंडिया जापान का रिलेशन का स्मूथ होना बहुत ज़रूरी है। स्मूथ भी और मजबूत भी, फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए हमारी। टॉपिक नंबर 2.8, न्यूक्लियर वेपन्स आर्सेनल। तो सिप्री की जो ईयर बुक है 2024 की, उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से न्यूक्लियर वेपन का डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और ये काफ़ी कंसर्निंग है। तो वर्ल्ड में जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं ना, उसमें से टोटल 90% तो रशिया और USA के पास ही हैं। तो इस रिपोर्ट में कुछ फाइंडिंग्स हैं, उनको ज़रा देख लेते हैं। तो पता चला है कि जो इंडिया के जो आर्सेनल है न्यूक्लियर वेपन के, वो 2023 में थे 164 और बढ़ के 172 हो गए हैं।
तो इंडिया ने अपने इन वेपन्स को इंक्रीज़ किया है। तो कारण ये भी बताया गया था कि इससे हमें पाकिस्तान से एक एज मिल जाता है, और कहीं ना कहीं जो 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं, अब 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स कौन से हैं आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो जैसे कि एक तो P5 है। देखो, जो यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, उसमें जो 5 कंट्रीज़ हैं P5, वो एक्चुअली सिक्योरिटी काउंसिल में गए ही इसलिए थे क्योंकि जब यूएन बना था 1945 में, जब यूएन बना था, उसके बाद जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बना था, उस समय पर इन 5 कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर पावर थी। कौन कौन? USA, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, रशिया और फ्रांस। उस समय इनके पास ये पावर थी, तो ये बन गए P5। बाद में 4 कंट्रीज़ और हैं, जैसे इंडिया ने बाद में ऑक्यूपाई कर लिया, पता चलता है पाकिस्तान ने भी कर लिया, पता चलता है नॉर्थ कोरिया ने भी कर लिया और इजराइल ने भी कर लिया। तो वर्ल्ड में सिर्फ ये 9 कंट्रीज़ ही हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। और टोटल अगर हम देखते हैं तो प्रेजेंटली देर आर 12,121 वॉर हेड्स, है ना, और उसमें से अराउंड 172 इंडिया के पास है, 90% इन 2 कंट्रीज़ के पास होते हैं। ट्रांसपेरेंसी इन दोनों की डिक्लाइन हो रही है, रशिया और USA की पहले के मुकाबले कम हो गई है। तो ओवरऑल हम देखते तो टोटल न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिक्लाइन हुए हैं, लेकिन जो ऑपरेशनल वॉरहेड्स हैं ना, वो इंक्रीज़ हो गए हैं। तो क्या होता है कि हमने बहुत सारी ट्रीटीज़ बनाई हुई हैं, है ना, नॉन प्रोलिफरेशन की, इनको फर्दर इंक्रीज़ नहीं करना। जैसे एक न्यूक्लियर टेस्ट बैन की ट्रीटी थी, है ना, कि टेस्ट का बैन कर दिया गया। फिर नॉन प्रोलिफरेशन की ट्रीटी थी कि आप इनको स्प्रेड नहीं करोगे। तो दोनों में ही इंडिया ने साइन नहीं किया था। 2005 में आई थी जिसमें इंडिया ने साइन किया था, वो इंटरनेशनल कन्वेंशन था। देन इंडिया ने नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट में पार्टिसिपेट भी किया था, जिसमें माना जाता था कि अगले 4 सालों के लिए इन चीज़ों पर एक गोल के अडॉप्ट किया जाएगा। देन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट हुई थी 1979 में, है ना, तो इंडिया ने उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। देन ICAN इंटरनेशनल कैंपेन था कि न्यूक्लियर वेपन्स को अबॉलिश किया जाए, ठीक है, तो इसको 2017 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अब ये चीज़ें ना आपके PYQs में मिल आती हैं, आपको मिल जाएंगी ये PYQs के अंदर। ये टॉपिक सारे के सारे कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो इंडिया ने ICAN को भी साइन नहीं किया था। तो होता क्या है ना, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। देखो, हर कंट्री क्यों न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन करता है? भाई सबको अपनी सिक्योरिटी चाहिए, है ना, सबको अपने अपने न्यूक्लियर डेटरेंट चाहिए। अब ईरान है, ईरान भी कहता है कि हमको भी अपना न्यूक्लियर वेपन चाहिए भाई, है ना, क्योंकि हम तो नहीं मान सकते कि दूसरी कंट्रीज़ जो हैं उनसे हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगा। फिर अपनी खुद की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी होती है। आप दिखाते हो अपनी कंट्री को कि हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी है, हमारे पास मिलिट्री यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी कंट्री में आपको वोट्स भी मिलते हैं। फिर अब हो क्या गया ना कि ये एक प्रेस्टीज की बात मानी जाती है, एक पावर कंसिडर किया जाता है। जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है उसको पावरफुल कंसिडर किया जाता है ना। तो इंटरनेशनल फॉरम्स के अंदर ना उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसके वर्ड्स की वैल्यू बढ़ जाती है। तो हर कंट्री का एक कोशिश करते हैं कि हमारे पास भी हो न्यूक्लियर वेपन। अब न्यूक्लियर वेपन से ना बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर अटैक का रिस्क बढ़ता जा रहा है ग्लोबली अगर हम देखते हैं तो एक न्यूक्लियर टेस्ट बैन की ट्रीटी थी ना, जो रशिया ने उससे विड्रॉ कर लिया था, और एक न्यू स्टार्ट स्ट्रेटजी थी, रशिया ने उसको भी सस्पेंड कर दिया था। फिर होता क्या है ना कि जो न्यूक्लियर थ्रेट्स होते हैं ना, इनसे ना जियोपॉलिटिक्स में बुलिंग होती है। 2023 में रशिया ने वार्निंग की थी कि एक न्यूक्लियर एपोकलिप्स जो है ना, बेसिकली एक तबाही जो है वो बहुत नज़दीक है। नॉर्थ कोरिया ने थ्रेट दिया था USA को कि भाई US, आप साउथ कोरिया के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हो ना, आप ये करना बंद कर दो, वरना हम लोग कभी ना कभी न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। फिर यूक्रेन में भी न्यूक्लियर डिजास्टर का रिस्क रहता था, है ना, वहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसमें सुसाइड ड्रोन छोड़े गए थे 2024 में। एंड चेर्नोबिल का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, ठीक है, वो भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, उसमें लीकेज हुआ था, उसके ऊपर तो एक बहुत ही बड़ी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। देखना मतलब वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, आप देखोगे ना उस डॉक्यूमेंट्री को, वो आपको इंगेज करती है। रशिया के उस पूरे रीजन पे बनाई, चेर्नोबिल में कैसे लीक हुआ था, वो ज़मीन के अंदर कैसे वो सारा का सारा न्यूक्लियर मटेरियल चला गया था। फिर न्यूक्लियर के अंदर ना साइबर वाले थ्रेट्स भी आते हैं। आप किसी भी तरीके से रिमोटली उस सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो, अपने मूवीज़ में देखा होगा। स्पेस में न्यूक्लियर वेपन्स का जाना अपने आप में बहुत खतरा हो सकता है ना, तो बहुत सारा डेब्री इकट्ठा हो जाएगा, बहुत सारा डैमेज होगा। इंडिया का अपना एक थ्रेट परसेप्शन भी है। इंडिया चाइना को ध्यान में रख के न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना के पास लेटेस्ट वेपन्स है, चाइना उनको अपग्रेड करता रहता है, तो एक डिटरेंस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा हमारे सिक्योरिटी का डायलेमा पाकिस्तान के साथ भी चलता है ना। पाकिस्तान से हमें बहुत सारे थ्रेट्स आते रहते हैं, ठीक है। तो हमारे कुछ टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी होते हैं जो इंडिया को यूज़ करने पड़ते हैं इस कन्वेंशनल फोर्सेस। इनकी रेंज काफ़ी कम होती है, कैपेसिटी कम होती है। इसके अलावा हमें अपना इंडियन आर्मी को अपना कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन के ऊपर भी काम करना पड़ता है ना। तो क्विक मिलिट्री स्ट्राइक्स होते हैं, ये क्विकली फटाक से अगर आपको अटैक करना हो तो। फिर पाकिस्तान ने अपनी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी डिक्लेयर नहीं किया,
तो इंडिया की जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी उसमें क्या है कि हम अपने आप से आपके ऊपर कभी अटैक नहीं करेंगे, आप हमें अटैक करेंगे तो हम काउंटर में आपको न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है। उसके अलावा न्यूक्लियर आर्म्स की रेस आप देखोगे तो बहुत जल्दी साउथ सदर्न एशिया के अंदर भी इंक्रीज़ होने वाली है। तो इंडिया के लिए न्यूक्लियर टेररिज्म भी एक थ्रेट बनते जा रहा है। बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स के पास अगर इस तरह के वेपन्स पहुंच गए तो नोबडी कैन इमेजिन कि क्या हो सकता है। अब इस तरह के न्यूक्लियर रेस को डी एक्सकलेट कैसे किया जाए, इसको स्पीड को कैसे रोका जाए, है ना। तो इमीडिएटली तो यही हो सकता है कि भाई न्यूक्लियर थ्रेट ख़त्म कर दो, पहले तो आप सबके सब नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। और ऐसे कोई मिलिट्री एक्शंस करो ही मुझे बहुत प्रोवोकेटिव हो। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, वो प्रोवोक करते हैं तो हर कंट्री को प्रिपेयर रहना पड़ता है, राइट। उसके बाद क्या कर सकते हो, परमानेंट एक पीस रेजिम के ऊपर काम किया जाए, है ना। प्लूटोनियम का इस्तेमाल होता है, उसका प्रोडक्शन को बंद कर सकते हैं, ठीक है। यूएस और नॉर्थ कोरिया की जो साउथ कोरिया की जो जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स होती हैं उसको सस्पेंड किया जा सकता है, क्योंकि वो लोग बार बार इस मिलिट्री ड्रिल के अंदर ना न्यूक्लियर अटैक्स की धमकी देते हैं नॉर्थ कोरिया को, तो नॉर्थ कोरिया प्रोवोक होता है बार बार। यूएस और नाटो के केस के अंदर हम लोग न्यू स्टार्ट एक्सटेंशन पे काम कर सकते हैं, है ना। सीटीबीटी को रेटिफाई किया जा सकता है। फिर दोनों के दोनों अपने जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनको वेरीफाई करवा सकते हैं, वेरीफाई भी करना पड़ता है ना इनको। फिर न्यूक्लियर वेपन का बाद में रिडक्शन कर सकते हैं। साउथ एशिया के अंदर बायलेटरल और मल्टीलेटरल लेवल के ऊपर हम लोग बैन्स लगा सकते हैं, है ना। नॉन अटैक के एग्रीमेंट दे सकते हैं जिसमें फैसिलिटीज़ के ऊपर कोई अटैक नहीं होगा, ठीक है, सिविलियंस पे अटैक नहीं होगा। फिर मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट नेगोशिएशंस पे काम किया जा सकता है। तो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट कैन बी डन, ठीक है। अब कुछ जॉइंट स्टेटमेंट दिए गए थे जो 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थे उनके द्वारा कि वी अफर्म की जो न्यूक्लियर वॉर होगा वो जीता नहीं जा सकता और कभी लड़ना भी नहीं चाहिए, है ना। जो न्यूक्लियर का यूज़ होता है ना उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे होंगे और हम ये मानते हैं कि जितना हो पाएगा हम लोग अपने डिफेंसिव पर्पस के लिए ही यूज़ करेंगे, एग्रेशन को रोकने के लिए और वॉर को रोकने के लिए करेंगे। तो ये P5 का स्टेटमेंट है जो उन कंट्रीज़ ने दिया था। अब न्यूक्लियर वेपन में कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं ये आपके लिए SNT का टॉपिक बन जाता है। मैंने ये पहले की वीडियोस में करवाया भी हुआ है, जो लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं उनके लिए ईजी होगा। बट सिंस मैंने कुछ महीने का बीच में ब्रेक लिया था और अभी काफ़ी लोग नए भी होंगे तो विल रिपीट दिस थिंग। तो एक एक्सप्लोजिव मैनर में वो डिवाइस एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है। तो इसमें देखो ये 2 चीज़ें होती हैं। एक न्यूक्लियर फ्यूजन बॉम्ब होता है, फ्यूज़, आप लोगों ने घर में ये शब्द सुना होगा ना, फ्यूज़ उड़ जाना। 2 चीज़ें जब मर्ज करती हैं तो आपस में वो फ्यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियर फिजन बॉम्ब एक चीज़ होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन बॉम्ब अलग चीज़ होता है। दोनों को एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। फिजन वाले को ही हम लोग बोलते हैं एटम बॉम्ब, फ्यूजन वाले को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब। फिजन में हम लोग यूरेनियम का आइसोटॉप का इस्तेमाल करते हैं एज ए प्राइमरी फ्यूल, ठीक है। तो न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन स्प्लिट करता है एटम को, जब एटम का स्प्लिट होता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। तो एक्सप्लोजिव TNT मतलब 500 किलोटन ऑफ TNT के आसपास तक का एक्सप्लोजन होता है। फ्यूजन के अंदर जो हाइड्रोजन बॉम्ब का होता है ना उसके अंदर बेसिकली इट हैज़ मोर पावर देन द फिजन वन, एनर्जी बहुत निकलती है। इसमें ड्यूटेरियम और ट्रिटियम यूज़ होते हैं हाइड्रोजन के, तो ये मेगाटन्स में निकालता है TNT को, 1000 टाइम्स मोर पावरफुल दैन एटॉमिक बॉम्ब्स। अब ये डायग्राम्स वगैरह आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, ठीक है। आपको बस बेसिक जो समझना है ना वो ये 2 डिफरेंस समझना है। आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा वो यहीं से सॉल्व हो जाएगा, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो ये टॉपिक हमारा बनता है ना न्यूक्लियर वेपन वाला। इसमें यहाँ से प्रीलिम्स में VYQ भी आते हैं, तो IR से भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, और साइंस एंड टेक का भी दिख गया है। सिपरी के बारे में पता होना चाहिए। आर्सनल वेपन, आर्सनल मतलब होता है कलेक्शन ऑफ द वेपन्स को, उन सब की रिपोर्ट देता है सिपरी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यूज़ इन शॉर्ट का है, इंडिया इटली स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। तो प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के और इटली के, उन्होंने G7 समिट के टाइम पर इसकी प्रोग्रेस को टेस्ट किया था, है ना। IMEC के ऊपर उन्होंने बेसिकली बात की थी, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर। अब देखो उसमें क्या होता है ना, दोनों ने कहा था कि देखो दोनों कंट्रीज़ के पॉलिटिकल रिलेशनशिप बने थे 1947 में, ठीक है। 2023 में हम लोग उसको स्ट्रेटेजिक लेवल पर ले गए थे। अब पॉइंट ये है कि वर्चुअल समिट जो 2020 में हुई थी, हम लोगों ने 5 साल का एक एक्शन प्लान बनाया था जिसमें पार्टनरशिप को बढ़ाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं, इंडिया 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोपियन यूनियन का, जिसमें जर्मनी बेल्जियम के बाद आता है वो। इंडिया का इटली के साथ भी इकोनॉमिक कमीशन कॉपरेशन बनाया गया था जो 1976 से है। उसके अलावा 2023 में बहुत इंपॉर्टेंट है माइग्रेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। ये पूछा जा सकता है फ्यूचर में आप लोगों से। 2003 में हम लोगों ने साइंस एंड टेक के ऊपर एग्रीमेंट किया था। 2025 से 27 के लिए हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पे बात की थी साइंस एंड टेक में। डिफेंस एंड सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव पे काम किया था। फिर पैसेक एक्सरसाइज है, मिलान एक्सरसाइज है जो कि नेवी की होती है, ये भी दोनों कंट्रीज़ करती हैं।
इसके अलावा इटली ने हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन कर लिया, CDRI ज्वाइन कर लिया, GBA ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस रिसेंटली हुआ था ये क्लाइमेट चेंज वाले समिट में, ठीक है, IMEC को ज्वाइन किया। तो ये कॉपरेशन भी है। देखो ये अपडेट्स जो होते हैं ना रिसेंट चल रहे थे कि इस कंट्री ने क्या ज्वाइन किया, ये आपको पता होने चाहिए। आई नो कि UPSC का जो एग्ज़ाम है इसमें बहुत डेटा याद करना पड़ता है, बट दैट्स हाउ इट इज़। यू नीड टू रिमेंबर द डेटा एंड देन यू नीड टू ऑल्सो नो हाउ टू यूज़ इट, वेयर टू यूज़ इट। आपको बहुत ज़्यादा डेटा याद करने की भी ज़रूरत भी नहीं है। आप कुछ कुछ बेसिक भी अगर याद रखते हो ना तो उसको भी आप बहुत जगह घुमा फिरा करके इस्तेमाल कर सकते हो। वो आर्ट है, एक स्किल है, वो आनी चाहिए। इंडस एक्स इनिशिएटिव मार्क्स 1 ईयर एनिवर्सरी। तो इंडस एक्स में क्या हुआ था, इंडिया और यूएन ने अपने डिफेंस को एक्सेलरेट करने के लिए जून 2023 में एक इनिशिएटिव के ऊपर काम किया था। उसका हमारा जो ICET था ना, क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, उसके अंडर ही आता है। तो उसमें हम लोगों ने कुछ कोलैबोरेशंस किए थे, है ना, सर्वेलेंस के, रिकॉनेसेंस के, सेमीकंडक्टर के, एंड इंडिया और यूएन ने अपने डिफेंस स्टार्टअप्स के ऊपर भी एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। तो दिस इज़ मोर अबाउट डिफेंस को एनहेंस करने के। इसमें आपको मेजरली यही याद रखना होगा कि ये इनिशिएटिव की फुल फॉर्म क्या है और ये ICET के अंडर आता है। इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम दोनों कंट्रीज़ की डिफेंस टेक्नोलॉजी की कोलैबोरेशन की बात करें ना, तो 2016 में हमने मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पर यूएस ने हमें टैग दिया था वो, ठीक है। फिर लेमोवा, कॉमकासा, ठीक है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, बैका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो मेंस में भी आपको लिखने के लिए भी आते हैं। फिर ICET जो था, इसमें हम लोग टेक्नोलॉजी की कोऑपरेशन की बात करते हैं। फिर हम लोगों ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के ऊपर भी रोड मैप बनाया था। देन कम्स द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि के लिए। तो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी, उसमें हम लोगों ने क्लीन इकोनॉमी एग्रीमेंट पर बात की, फेयर इकोनॉमी एग्रीमेंट, है ना, जो भी हम लोग वेस्ट की अर्बन माइनिंग कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा हम लोगों ने बात की थी कि क्वालिटी क्लीन इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे। फिर इंडिया ने इनको फॉर्मली साइन नहीं किया था क्योंकि अभी डोमेस्टिक लेवल पर अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। तो 2022 के अंदर 14 कंट्रीज़ ने मिलकर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को सेटअप किया था, ताकि यहाँ पर इकोनॉमिकली हम लोग सारे कंट्रीज़ मिल करके इंडो पैसिफिक रीजन में प्रॉस्पेरिटी ला सकें। इसके 4 पिलर बनाए गए थे। ट्रेड पे काम करेंगे, सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी पे। तो इंडिया ने पिलर 2 से 4 तो ज्वाइन कर लिया था, है ना, लेकिन पिलर 1 में अभी भी इंडिया ऑब्जर्वर है। एक टॉपिक आता है कोलंबो प्रोसेस। तो पहली मीटिंग हुई थी, देखो उसमें इंडिया उसकी चेयर पोजीशन पे था। तो ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग ओवरसीज़ दूसरे कंट्रीज़ में जो एम्प्लॉयमेंट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स होते हैं ना, उनकी मैनेजमेंट पे काम करते हैं। तो 12 मेंबर्स हैं इसमें, एशिया के भी, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका भी हैं, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर्स हैं। तो लोगों की क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, है ना, एथिकल रिक्रूटमेंट हो। तो यूएन का जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है ना, उसमें वो लोग इसको टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देते हैं। हेयर वी कम टू द एंड ऑफ पॉलिटी, एंड हो गया हमारा, IR एंड हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका इकोनॉमी का होगा। देखो भाई, मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्दी से लाने की, ठीक है। मेरा मेन एम तो ये होता है कि अगर 20 तारीख को मैगजीन आए तो मैं तो कोशिश करता हूँ 22-23 को ख़त्म हो जाए, बट इट्स ऑल अबाउट टाइम। आई एम एक्चुअली ट्रैवलिंग अ लॉट बिकॉज ऑफ द वर्क पर्पज़, जब मैं समय नहीं निकाल पाता हूँ। तो जब मुझे समय मिलता है, अभी यू वॉन्ट बिलीव मी, 9 अगस्त को सुबह के 9 बज रहे हैं, मैं थोड़ा अपना समय बचा करके मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अभी मैं इसको रेंडरिंग करूँगा, अपलोड करूँगा, तो आज दिन में आप लोगों को ये विजिबल हो जाएगी। तो होपफुली सैटरडे संडे को मुझे टाइम मिले तो मैं एटलीस्ट साइंस एंड टेक तक कवर कर दूँ। जस्ट प्रे कि मेरे को टाइम मिल जाए बस।